मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। नॉवल का नाम वॉरलॉक ऑफ द मेगस वर्ल्ड है। अध्याय 261 से 270। टकराव। कैसा है? ये वह उत्कृष्ट कृति है जिसे हमने मिलकर बनाया है। मूलतः रेनॉल्ड के कार्यालय में सीजन ए गुप्त विमान के भीतर फोर सीजन्स गार्डन के मुख्यालय में स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिए फॉर्मेशन जिनके अवलोकन मंत्र का उपयोग किया। रक्त और ज्वाला के समुद्र ने उसके चेहरे पर प्रसन्नता की एक विकृत झलक उत्पन्न कर दी। मुझे कुछ खास महसूस नहीं हो रहा है। प्रत्येक जीव जन्म लेता है, बढ़ता है और मरता है। प्रकृति का नियम यही है। लेलिन ने एक उपदेशक की तरह भावशून्यता से उत्तर दिया। वह और सीजर यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि वे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करना चाहते थे। गुप्त विमान के द्वार की चेतना के मूल भाग को स्थानांतरित करना। ये प्रक्रिया अत्यंत कष्टकारी थी तथा संरचना जिनकी रक्षा तथा वर्तनी संरचना को सील करना बहुत ही मामूली बात थी। चेतना का केंद्र एक बहुत ही नाजुक और भंगुर चीज है जिसे शरीर से प्राप्त किया जा सकता है। यदि बाहरी दुनिया से थोड़ा सा भी हमला हुआ तो वह तुरंत मर जाएगा। इससे पहले सीजन ने इसे नष्ट करने की योजना बनाई थी और उसने पूरी प्रक्रिया के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि केवल सबसे हिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया था। हालांकि अब स्थिति अलग थी। जो व्यक्ति चेतना के मूल शरीर को डार्क मैगी को सौंपेगा, उसे इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही नाजुक काम था और इसके बहुत सारे फायदे थे। जब तक उनके पास चेतना का मूल शरीर था, इसका मतलब था कि वे अनंत नदी के मैदान के गुप्त विमान के प्रवेश द्वार को नियंत्रित कर सकते थे। इस तरह के लाभ से प्रकाश मैगी संघ अपनी इंद्रियों को खो देगा। अंधेरे मैगी की तो बात ही छोड़िए। कौन कार्यभार संभालेगा? क्या अब आप मुझे बता सकते हैं? लेलिन ने सीजर को गौर से देखा। कार्यालय के अंदर अंधकार में जादूगरों की एक बड़ी भीड़ थी। गुप्त विमान के कोर के प्रभारी कमांडरों के समूह में पूरी तरह से घुसपैठ कर ली गई थी और डार्क मैगी ने उन पर कब्जा कर लिया था। ये सचमुच बहुत हास्यास्पद था। हालांकि अंदर मौजूद कोई भी प्रकाश जादूगर इस स्थिति पर हंस नहीं सका, क्योंकि वे सभी बाहर गलियारे में लाश बन गए थे। डार्क मैगी से ऐसा लगता था कि वे विशेष सैन्य प्रशिक्षण से गुजरे हुए लोग हैं। वे अपने कार्यों में तेज और निर्णायक थे। उनके शरीर पर खून की गंध इतनी गहरी थी कि वह खत्म नहीं हो सकी। ये डार्क मैगी के कुलीन लोग थे। उनकी युद्ध शक्ति किसी साधारण जादूगर की तुलना में कहीं अधिक थी। यहाँ तक कि लाइटनिंग कोर के सैनिक भी उनसे एक स्तर नीचे थे। वहां खड़े रहने मात्र से ही बहुत डराने वाला दबाव महसूस हुआ। उनकी तुलना में लेलिन के पास केवल नंबर 2 और नंबर 3 ही थे, जो ताकत के मामले में काफी दयनीय दिख रहे थे। आपको अच्छी तरह पता होगा कि वह कौन है। सीजर हंसा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लेलिन के दुर्भाग्य पर खुश हो रहा हो। यह मैं हूं। कमरे में एक कर्कश आवाज सुनाई दी। गहरे हरे रंग की लपटें हवा में फैल गईं और अंततः एक दरवाजे में बदल गईं। काले लबादे में हरे रंग की आंखों वाला एक लंबा और पतला जादूगर आग के दरवाजे से बाहर आया। चांदी के ठोस आध्यात्मिक बल कण उसके शरीर के चारों ओर मंडरा रहे थे। आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न तरंगें पूरे क्षेत्र में फैल रही समुद्री लहरों के समान थीं। लॉर्ड कैबॉन। आसपास के मैगी ने तुरंत सिर झुकाया। ये रैंक 2 डार्क मैगस वही था जिसे लेलिन ने पहले देखा था। वह व्यक्ति भी था जिसने थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स का समर्थन किया था, सीजर और जायंट का जैविक पिता। के हम फिर मिलेंगे जवान आदमी। कैबॉन की आंखों में गहरे हरे रंग की लपटें बहुत तीव्र थीं और वह लेलिन को बुरे इरादों से माप रहा था। तो ये लॉर्ड कैबॉन है। लेलिन के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और उसने हल्का सा झुककर प्रणाम किया। हालांकि अंदर ही अंदर वह घबराने लगा था और उसने बूढ़ी चुड़ैल से आध्यात्मिक बल संपीड़न विधि का उपयोग करने में और भी अधिक मेहनत की। सौभाग्यवश रैंक 2 डार्क मैगस ने अपना ध्यान चेतना के मूल शरीर पर केंद्रित कर लिया। कैबोन उस स्थान के पास पहुंचा जहां कभी सील थी। सील को लेलिन और सीजर द्वारा पहले ही हटा दिया गया था और यह रैंक 2 मैगस बाकी को आसानी से हटाने में सक्षम होगा। कैबोन ने अपने जूतों से फर्श पर हल्के से थपथपाया। डेस्क के 2 हिस्से खुल गए, जिससे नीचे की सीलन भरी संरचना दिखाई देने लगी। इस बिंदु पर मंत्र संरचना अधिकांशतः नष्ट हो चुकी थी और मंत्र के रन मंद हो चुके थे। मंत्र संरचना के मध्य में, जो खुल गई थी, एक पारभासी गड्ढा उभर आया। मटर के आकार की सफेद सोने की लपटें लगातार जल रही थीं। क्या ये प्लेटिनम गेट की चेतना का मूल निकाय है? यद्यपि ये सफेद सोने की लपटें छोटी थीं और बुझने के लिए तैयार लग रही थीं, लेकिन उनके भीतर अपार ऊर्जा और ठोस आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। यह एहसास उस लावा के समान था जो अभी फूटना बाकी था। ये समुद्र की शांत अवस्था जैसा था, गहरा और रहस्यपूर्ण, अविश्वसनीय रूप से विशाल। ये बात है। रैंक 2 मैगस। कैबोन मंत्रमुग्ध तरीके से बुदबुदाया। इसके बाद वह वहां उपस्थित मैगी की ओर मुड़ा। इसके बाद जो होगा वह यह है कि मैं तब तक यहाँ का कार्यभार संभालूंगा जब तक हमारे लोग इस स्थान पर पूरी तरह से कब्जा नहीं कर लेते। गुप्त तल के द्वार की चेतना का मूल शरीर मूलतः द्वार की चाबी के समान था।
यह अत्यंत महत्वपूर्ण था, किसी भी दुर्घटना या अप्रत्याशित स्थिति को रोकने के लिए। रैंक 2 डार्क मैगस कोर को दूर ले जाने वाला था या उसे तुरंत नष्ट कर देने वाला था। ब्लैक ब्लड कोर, आपको इस क्षेत्र तक जाने वाले गलियारे की रक्षा करनी है। जब तक मैं तुम्हें अन्यथा आदेश न दूं, किसी को भी अंदर न आने दो। कैबोन ने तुरंत रक्षात्मक कार्य की व्यवस्था शुरू कर दी। कमरे में उपस्थित डार्क मैगी को आदेश देने के बाद रैंक 2 डार्क मैगस ने अपना ध्यान लेलिन की ओर लगाया। उसकी आंखें उसके साथ खेलने की इच्छा को छुपाने में असमर्थ थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह प्रयोगशाला के अंदर किसी सफेद चूहे को देख रहा हो। मैगस लेलिन, डार्क मैगी एलायंस ने आपके प्रयासों को देखा है। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं आपसे कुछ और काम करवा सकता हूं। सीजर, जो कैबॉन के पीछे खड़ा था, हंसने लगा। उनके दृष्टिकोण से लेलिन का अब कोई मूल्य नहीं था और इस स्थिति में उनके पिता द्वारा नियंत्रित किसी भी व्यक्ति का अंत अच्छा नहीं होगा। यह क्या है? लेलिन का चेहरा नहीं बदला। कृपया मरें। कैबोन अजीब तरह से मुस्कुराया और अचानक उसने अपनी चाल चल दी। चांदी की ठोस आध्यात्मिक शक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के पूरे कार्यालय में फैल गई। किताबें और किताबों की अलमारियां हर जगह उड़ने लगीं और चांदी की रोशनी में धूल में बदल गईं। रैंक 2 मैगस, कैबॉन, वास्तव में ट्रायल्स आई के साथ अनुबंध से बिल्कुल भी नहीं डरता था और उसने लेलिन के खिलाफ बेशर्मी से अपना हाथ उठाया था। चांदी की ठोस आध्यात्मिक शक्ति विचित्र, विशाल हड्डीदार पंजों में परिवर्तित हो गई और जोड़ों से चमकीला लाल रक्त टपकने लगा। तुमने मुझे धमकी देने की हिम्मत की। तुम्हारे जैसे रैंक 1 मैगस ने वास्तव में मुझे धमकी देने का साहस किया, कैबॉन। तुमने तो सीजे के साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया। मैं तुम्हारी आत्मा को निकालना चाहता हूं और उसे 10,000 वर्षों तक श्वेत अस्थि की लपटों में भूनना चाहता हूं। कैबोन दहाड़ा। तारांकन श्वा, तारांकन। लेलिन की अभिव्यक्ति गंभीर थी क्योंकि उसका सामना एक रैंक 2 मैगस से था जो उसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा था और शीर्ष स्थिति में था। उसके शरीर पर घने काले पपड़ियों की एक परत उभर आई। इसी समय उसके शरीर पर फॉलेन स्टार पेंडेंट की रक्षात्मक परत बन गई, जो एक काल्पनिक कवच में बदल गई। लेलिन तुरंत अपनी सबसे मजबूत रक्षात्मक स्थिति में आ गया। तारांकन विंग। तारांकन भूरे पीले रंग की गुरुत्वाकर्षण मंत्र संरचना उसकी छाती के सामने प्रकट हुई, जिसने तुरंत 100 मीटर से अधिक क्षेत्र को कवर कर लिया। सामान्य से 40 गुना अधिक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे उतरी। मानो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से अजीब सफेद हड्डी के पंजे थोड़ा नीचे धंस गए और उनकी गति भी धीमी हो गई। अव्यक्त आग का गोला। लेलिन ने तेजी से मंत्रोच्चार किया और एक विशाल काला आग का गोला उभरा, जो लगातार हवा में फैल रहा था। उसके 2 रक्तलाल नेत्र बने, साथ ही उसके मुंह से एक धधकती जीभ भी निकली। काली लपटों से जलता हुआ एक विशाल सर्प फुफकारता हुआ आगे बढ़ रहा था और निर्दयतापूर्वक अजीब सफेद पंजों से टकरा रहा था। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। पूरे कार्यालय में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। कैबोन घबरा गया और तुरंत अपनी बाहें लहराईं। एक काली रक्षात्मक परत ने तुरंत उस क्षेत्र की रक्षा की जहां चेतना का मूल शरीर था। इसके बाद काली और चांदी सफेद ऊर्जा फैलने लगी और आसपास के वातावरण में तबाही मचाने लगी। पहले फर्श की तख्तियां, फिर खिड़की के किनारे, छत। जिस स्थान पर दोनों मंत्र टकराए थे, वहां पर एक विशाल काले मशरूम का बादल उत्पन्न हुआ और लगातार बड़ा होता गया, अंततः एक बड़े गोल आकार में बदल गया जिसने सब कुछ निगल लिया। इस जबरदस्त विस्फोट के कारण पास ही चल रही लड़ाई भी शांत हो गई। अंधेरे में रहने वाले जादूगर जो जादुई जानवरों को नियंत्रित कर रहे थे और प्रकाश में रहने वाले जादूगर जो मौत तक उनकी रक्षा कर रहे थे, वे सभी रुक गए थे और भयभीत होकर मुख्यालय के केंद्र में स्थित दृश्य को देख रहे थे। जब तक सब कुछ शांत हुआ, रेनॉल्ड का कार्यालय ध्वस्त हो चुका था तथा आसपास की सभी इमारतें गायब हो चुकी थीं। यहां तक कि जमीन की कुछ परतें भी उखड़ गई थीं। काबोरन ने जिन डाक मैगी को पहरा देने के लिए भेजा था, उन सभी को चोट लग गई थी और वे चारों ओर पड़े थे, हर जगह ताज़ा खून और टूटे हुए अंग बिखरे हुए थे। यदि उनकी अपार शक्ति और दुर्जय जन्मजात रक्षात्मक मंत्र न होते, तो वे बुरी तरह घायल होने के बजाय संभवतः लाश बन जाते। सीजर, जो कैबॉन के पीछे था, उसकी हालत और भी खराब थी। वह प्रचंड ऊर्जा के साथ 100 मीटर से अधिक दूर तक बह गया था और खंडहरों के ढेर में दफन हो गया था। यह अज्ञात था कि वह अभी जीवित है या मर चुका है। लेलिन लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर चला गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसके पीछे नंबर 2 और नंबर 3 ने अपने वस्त्र उतार दिए थे, जिससे उनकी मजबूत मांसपेशियां और उनके शरीर पर अंकित निशान दिखाई देने लगे थे। आप। कैबोन ने अपनी हड्डी जैसी उंगली उठाई और लेलिन की ओर इशारा किया, उसका चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। यद्यपि उसने अपना ध्यान चेतना के मूल शरीर की देखभाल करने में लगा दिया था, उसने अपनी 70-80% शक्ति सफेद हड्डीदार पंजों पर खर्च कर दी थी और लेलिन वास्तव में इसे संभालने में सक्षम हो गया था। कुछ दिन पहले की तुलना में अब वह अपनी पूरी ताकत दिखाने में सक्षम था। उसने बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहा। ये सोचना कि लेलिन ने इस स्तर का हमला किया था, क्या वह रैंक 2 मैगस के स्तर तक पहुंच गया था? कैबोन अवाक रह गया। लगता है मेरा अनुमान सही था। आपके पास अभी भी ट्रायल्स आई के साथ किए गए अनुबंध से बचने का एक रास्ता है। एक तरफ लेलिन पीछे हट गया और कैबॉन को घूरने लगा। उसके लिए केवल एक ही जादूगर कैबॉन था जो उसे धमकी दे सकता था।
बाकी सभी को नज़रअंदाज किया जा सकता है। हालांकि लेलिन और कैबॉन ने ट्रायल्स आई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन वह, जो शब्दों के खेल में संलग्न रहना पसंद करता था, वास्तव में उस पर कैसे विश्वास कर सकता था? सूचित करने के लिए, ऐसा नहीं था कि ट्रायल्स आई के साथ किए गए अनुबंध को रद्द करने का कोई रास्ता नहीं था। पिछली बार थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स ने लेलिन को नेफेरियस फिल्बर्ट पंखों का समाधान दिया था, जिसने अनुबंध के एक पक्ष को नष्ट कर दिया था। लेलिन को और अधिक असहज करने वाली बात यह थी कि यह तरल पदार्थ कैबोन, रैंक 2 मैगस के हाथों से आया था। यद्यपि नेफेरियस फिल्बर्ट पंखों का कोई अन्य समाधान खोजना असंभव था, फिर भी उनके जैसे मैगी के पास समान प्रभाव प्राप्त करने के तरीके थे। आखिरकार थाउजेंड मैडलिंग हैंड्स के पीछे डार्क मैगी एलायंस ही था, जिसके प्रभारी कम से कम एक रैंक 3 डार्क मैगस थे। यदि लेलिन वास्तव में उस अनुबंध पर विश्वास करता था, तो वह मूर्ख होगा। उनके सामने सीजर एक बहुत अच्छा उदाहरण था। वह फोर सीजन्स गार्डन के एक जादूगर थे जिनका बहुत सम्मान था। उस पर अनुबंध का बल और भी अधिक कठोर रहा होगा, और फिर भी वह बिना किसी हिचकिचाहट के फोर सीजन्स गार्डन को धोखा देने में सक्षम था। उसने अनुबंध के प्रभाव से बचने के लिए अवश्य ही कोई तरीका अपनाया होगा। इसलिए, हालांकि उन्होंने अनुबंध में कहा था कि वे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेलिन ने इसे दिल पर नहीं लिया। जैसा कि अपेक्षित था, रैंक 2 मैगस ने अनुबंध के प्रभावों की परवाह किए बिना जो वह चाहता था उसे प्राप्त करने के बाद उस पर अपमानजनक हमला किया। इसका मतलब यह था कि उसने अपने पक्ष का अनुबंध नष्ट कर दिया था। सौभाग्य से, लेलिन शुरू से ही इस रैंक 2 मैगस से सावधान था और अपने दिल को संशोधित करने के बाद अपनी ताकत में सुधार करने में सक्षम था। तभी वह आक्रमण का सामना करने में सक्षम हो सका। कैसे? आप जवाबी कार्रवाई कैसे कर पाए? आप अनुबंध के प्रभाव से कैसे मुक्त हो सकते हैं? कैबॉन ने पहले लेलिन की ताकत पर अपने आश्चर्य की परवाह नहीं की और सबसे पहले ये सवाल पूछा। ट्रायल्स आई के साथ हुआ अनुबंध कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे हल्के में लिया जा सके, अन्यथा इसका इतने व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता। अपने प्राणघातक शत्रु नापाक फिल्बर्ट के अलावा इस तरह के अनुबंध से निपटने के लिए कुछ अन्य तरीके ही थे। यहाँ तक कि उन्हें स्वयं भी डार्क मैगी एलायंस के प्रभारी रैंक 3 मैगस से मार्गदर्शन और सहायता की आवश्यकता थी और उन्होंने अपने अनुबंध की सीमाओं को समाप्त करने के लिए बड़ी कीमत चुकाई। उसके अंत में अनुबंध की सीमाओं को समाप्त करने का अर्थ उस पर परीक्षण की आंख के प्रभाव को हटाना था, जबकि लेलिन अभी भी अनुबंध से बंधा रहेगा। दूसरे शब्दों में, वह लेलिन पर हमला कर सकता था, लेकिन लेलिन जवाबी हमला नहीं कर सकता था। जैसे ही वह ऐसा करेगा, परीक्षण की आंख उसे दंडित कर देगी। यही कारण था कि वह इस अविश्वसनीय तत्व को सबसे पहले समाप्त करने की इतनी निर्भीकता और निर्लजता से कोशिश कर रहा था। हालांकि ट्रायल्स आई का शक्तिशाली प्रभाव लेलिन पर काम नहीं आया। इससे उसे आश्चर्य क्यों न हुआ? क्या यह हो सकता है कि लेलिन ने भी कुछ ऐसे जादू का प्रशिक्षण लिया हो जो एक शरीर में 3 आत्माएं के समान हो? कैबोन को यह एहसास होने लगा था कि वह इस युवा मैगस को समझ नहीं पा रहा था। उनके बेटे सीजन ने 3 सोल्स इन ए बॉडी के विशेष प्रभावों का उपयोग किया था, जिसके कारण सीजर को 4 सीजन्स गार्डन के साथ अनुबंध का उल्लंघन करने का मौका मिला। वह एक बार मर चुका था और ट्रायल्स आई के प्रभाव पूरी तरह से गायब हो जाने के बाद वह पुनः जीवित हो गया था और इस प्रकार अनुबंध की शक्ति से बच गया था। कैबोन को नहीं लगता था कि लेलिन को कोई रैंक 3 मैगस सहायता कर रहा था, और इस स्थिति के होने का एकमात्र अन्य तरीका यह था कि उसने कुछ प्राचीन तकनीकों में प्रशिक्षण लिया था। मूर्ख! कैबोन ने ठंडी निगाह से चारों ओर देखा और फिर ठंडी गुनगुनाहट के साथ बोला। विशाल विस्फोट के कारण वे पूरी तरह से प्रकाश मैगी के सामने आ गए थे। वहां पहले से ही कुछ प्रकाश मागी भटक रहे थे जो जांच करना चाहते थे और जानना चाहते थे कि क्या हो रहा था। उनका आसपास का वातावरण बंजर भूमि में बदल गया था और केवल चेतना के मूल शरीर को सील करने वाले स्थान पर काली ऊर्जा की एक परत सुरक्षा कर रही थी। लाइटनिंग कोर की वर्दी पहने कुछ मैगी तेजी से यहां तक पहुंच गए थे। नेता वह व्यक्ति था जिससे लेलिन बहुत परिचित था। ये वह उपनेता था जिसे डेसमंड ने पीछे छोड़ दिया था, जो एक दुर्जय शीर्ष रैंक 1 मैगस था। लाइटनिंग कोर, ये कैसी आंखों में खटकने वाली बात है? कैबोन ने दहाड़ लगाई जैसे कि उसके मन में उनके प्रति कोई दुश्मनी हो, और उसने अपनी बाहें आगे बढ़ा दी, सूखी सांस। उसके हाथों के बीच चांदी ग्रे धारा का एक छल्ला उत्पन्न हुआ और एक बवंडर की तरह हिंसक रूप से बिजली कोर की ओर घूम गया। इस जलधारा का संक्षारक प्रभाव बहुत अधिक था तथा इससे जमीन पर लंबे गहरे निशान बन गए थे। एक क्षण में वह इन ज्योतिषियों के सामने आ पहुंचा। तस तस, तारांकन। धारा लाइटनिंग कॉर्प्स मैगस की ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था और वह अचानक मुरझाने लगा। पलक झपकते ही यह शक्तिशाली जादूगर एक सूखी लाश में बदल गया और जमीन पर गिर पड़ा। कैबोन ने इस तरह से हंसा कि रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई और चांदी ग्रे बवंडर ने मैगी को एक एक करके मार डाला। इसके बाद वह उपनेता के चेहरे की ओर झपटा, जो निराशा से स्तब्ध था। रैंक 2 मैगस, डेथब्रिंगर कैबॉन। बिजली का रोश। लाइटनिंग कोर के उपनेता ने स्पष्ट रूप से कैबॉन को पहचान लिया और दहाड़ते हुए अपना धातु वाला हाथ उठाया और बवंडर की ओर प्रहार किया। उसके हिलने से उसकी मुट्ठियों के सामने बिजली के 2 बड़े गोले प्रकट हो गए।
बिजली की विशाल मुट्ठियां अपने साथ गड़गड़ाहट, आग की लपटें और अटूट क्रोध लेकर आईं, तथा हवा में उड़ते चांदी भूरे बवंडर की ओर झपटी और फुफकारने लगीं। अप्रत्याशित रूप से दो बिजली जैसी मुट्ठियां बवंडर की ओर बढ़ीं और बिना कोई आवाज किए किसी तरह पूरी तरह से गायब हो गईं। उपनेता का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी खांसी के साथ काला लाल खून निकला, जिससे कुछ भूरे रंग की गैस निकली। के जब से मुझे पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था, क्या आपने सोचा था कि मैं आपके बिजली के जादू पर शोध नहीं करूंगा? कैबोन अपनी अजीब हंसी को रोक नहीं सका और विशाल तूफान लगातार चीखता रहा तथा उस आदमी को अपनी ओर खींचता रहा। वो बवंडर लगातार उसी स्थान पर घूमता रहा जहां वह था और कुछ ही सेकंड में विलीन हो गया, जिससे अंदर का दृश्य प्रकट हो गया। तारांकन पार्क। तारांकन जिस क्षण बवंडर गायब हुआ, एक बेदाग सफेद कंकाल गिर गया जो कई स्थानों पर टूट गया और फिर चूर्ण में बदल गया। जो उप टीम नेता था, उसका मांस और खून उससे छीन लिया गया था। यहां तक कि उसकी हड्डियों में भी जीवन शक्ति नहीं बची थी। कैबोन एक ही झटके में लाइटनिंग कोर का ध्यान रखने में सक्षम था। ऐसी भयावह शक्ति ने पास में मौजूद प्रकाशमान मैगी को भयभीत कर दिया और फोर सीजन्स गार्डन के मैगी बिना किसी हिचकिचाहट के जल्दी से वहां से चले गए। यद्यपि वे फोर सीजन्स गार्डन के प्रति वफादार थे, फिर भी वे मूर्ख नहीं थे। शीर्ष रैंक 1 मैगस को मारने में सक्षम व्यक्ति को रैंक 2 मैगस के स्तर तक पहुंचना होगा। यदि वे इस प्रकार के जादूगरों के विरुद्ध जाते तो वे आत्महत्या ही कर रहे होते। कैबोन ने संतोष में सिर हिलाया और लेलिन की ओर देखने लगा। मैंने बाधा का ध्यान रख लिया है। अब समय आ गया है कि हम फिर से शुरुआत करें। लेलिन चुपचाप खड़ा था जबकि कैबोन ने लाइटनिंग कोर के सदस्यों पर हमला कर उन्हें मार डाला था। किसी को भी ये पता नहीं था कि वह क्या सोच रहा था। ये समय है, अचानक लेलिन ने धीरे से कहा। ये वक्त क्या है? कैबोन को अचानक ठंड का एहसास हुआ, उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। विंग विंग, किसी चीज के कंपन की आवाज आए और फोर सीजन्स गार्डन के मध्य में स्थित गुप्त विमान का धातु का गेट बजने लगा। मैगी इस स्थिति से अपरिचित नहीं थे। ऐसा पहले सिर्फ एक बार हुआ था और वह तब हुआ था जब रैंक 2 का एक मैगस गुप्त विमान के द्वार से मैगी की एक पूरी सेना लेकर आया था। तारांकन तसस। तारांकन। धातु के गेट पर नीली विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी। जो बादल रहित नीला आकाश था वह अचानक धुंधला हो गया और काले बादल छा गए। बिजली से बने बड़े हाथों की एक जोड़ी द्वार से अंदर आए और चारों ओर फैले अंधेरे मैगी को पार कर गई। एक क्षण में अंधेरे जादूगर जो बेशर्मी से लूटपाट कर रहे थे, राख में बदल गए और उनके चेहरों पर अभी भी सदमा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बड़े हाथों के पीछे एक गोरा हट्टा-कट्टा आदमी था जिसके माथे पर बिजली का प्रतीक था, जिससे आंखें लुभाने वाली किरणें निकल रही थीं। डेसमंड। कैबोन ने दांत पीसते हुए ये नाम जबरन बोला। इसके बाद उसने लेलिन को एक तीखी नजर से देखा। क्या ये तुमने किया? अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान के भीतर एकमात्र व्यक्ति जो अपनी योजना के बारे में इतना स्पष्ट था और बाहरी दुनिया के साथ संवाद करने में सक्षम था, वह था लेलिन। कैबोन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि इससे लेलिन को क्या लाभ होगा। उसने जो किया था वह लाइट मैगी एलायंस के लिए उसे सैकड़ों बार मार डालने के लिए पर्याप्त था। यदि उसने ये जानकारी उजागर भी कर दी तो भी उसे आसानी से नहीं छोड़ा जाएगा। इसके अलावा लेलिन ने अंधेरे और प्रकाश दोनों मैगी को नाराज कर दिया था, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह अच्छी स्थिति में हो। हालांकि कैबोन के पास इस बारे में सोचने का कोई समय नहीं था। डेसमंड ने अपने आसपास के दृश्य को देखा। वह स्तब्ध था और प्रकाश की नीली किरणें लाइटनिंग कोर के शरीर से निकलकर डेसमंड के माथे पर बने निशान पर पड़ रही थीं। ये हट्टा-कट्टा आदमी तुरंत क्रोध से भर गया। कैबोन, तुम घृणित कीड़े, एक कायर मूर्ख जो केवल भागना जानता है। मैं अवश्य ही तुम्हारा सिर काट दूंगा और उसे अपने संसद भवन में 10,000 वर्षों तक रौंदता रहूंगा। डेसमंड दहाड़ा और उसने स्वयं को नीली बिजली से ढक लिया। काचा। तारांकन। एक जबरदस्त बिजली का बोल्ट आकाश को चीरता हुआ सीधी रेखा में डेसमंड के हाथ पर गिरा, जिससे उसका हाथ एक हथियार में बदल गया जो एक भाले जैसा दिख रहा था। तारांकन शियू। तारांकन डेसमंड की आकृति आसमान में फैलती हुई कैबोन के सामने प्रकट हुई। घृणित। कैबोन की पलकें तेजी से झपकने लगीं और उसके हाथों से चांदी ग्रे रंग के 2 बवंडर निकले। बड़े बड़े बवंडर आए और मिलकर एक बड़े बवंडर में बदल गए जिसने उसे अपने में लपेट लिया। बिजली के देवता की तरह डेसमंड बवंडर के बीच में घुस गया और कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से 2 आकृतियों को भीतर घूमते हुए देख सकता था। ये हिंसक बवंडर अपनी इच्छानुसार इधर उधर घूमता रहा और जो भी मैगस इसके संपर्क में आया वह तुरंत मुरझाए हुए शव में बदल गया या आवारा बिजली के बोल्टों से जलकर राख हो गया। वे अंततः चले गए। लेलिन ने लड़ रहे 2 रैंक 2 मैगी पर नजर डाली और राहत की मुस्कान बिखेरी। यद्यपि वह पहले ही अपने हृदय को संशोधित कर चुका था और अनिश्चित काल के लिए रैंक 2 मैगस की दुनिया के करीब था और उसे इतिहास में सबसे मजबूत रैंक 1 मैगस कहा जा सकता था, फिर भी वह रैंक 1 मैगस था। उसके और रैंक 2 मैगस के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। यद्यपि वह कैबोन के हमले का सामना करने में सक्षम था, लेकिन यदि वे लड़ाई जारी रखते तो उसे केवल बच निकलने की अपनी क्षमता पर ही भरोसा था। यह ऐसी बात थी जो कतई अस्वीकार्य थी। सक्रियण।
यद्यपि कुछ समस्याएं थीं, लेकिन अधिकांशतः सब कुछ योजना के अनुसार ही चल रहा है। चेहरे पर मुस्कान लिए वह उस सीलिंग स्पेल संरचना की ओर चला गया जिसकी रक्षा कैबॉन कर रहा था। इस जगह को छोड़ दें। अचानक एक परिचित आवाज उसके कानों में पड़ी। जैसे ही उसने यह आवाज सुनी, 10 काली आकृतियां प्रकट हुईं और लेलिन को घेर लिया। लेलिन नेता से बहुत परिचित था। ये हजारों हस्तक्षेप करने वाले हाथों में से एक विशालकाय था। उसके पैर पुनः विकसित हो चुके थे और उसके चारों ओर की धुंध पहले से भी अधिक घनी थी। उसके बगल में सीजर को बचा लिया गया था और वह धूल से भरा हुआ था। वह दयनीय स्थिति में दिख रहा था और लेलिन को घृणा से देख रहा था। लेलिन, तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की। तुमने हम डार्क मैगी के सम्मान को धोखा देने की हिम्मत की। रुकना। लेलिन थोड़ा अवाक रह गया क्योंकि उसने जायंट के भाषण को बाधित कर दिया था। क्या डार्क मैगी उन प्राणियों का समूह नहीं है जो केवल लाभ की ओर देखते हैं? सम्मान की बात कब से आ गई? उसने जायंट की ओर देखा, जो पीला पड़ गया था। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो मुझे बताओ। दिखावे की चिंता मत करो। जायंट रुक गया, उसका चेहरा लाल हो गया। हाँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। मेरे पास यहाँ कुलीन डार्क मैगी हैं जिनके तात्विक सार रूपांतरण 70% से अधिक हैं। मैं मानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन जब तक तुम रैंक 2 के जादूगर नहीं हो, तुम निश्चित रूप से हम में से कई जादूगरों के हमले से बच नहीं पाओगे। जायंट ने अपने चारों ओर मौजूद अंधेरे मैगी की ओर इशारा किया। तुमने वास्तव में लिटिल बॉय को मारने और मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने का साहस किया। उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। लेलिन से इतनी बुरी तरह पराजित होना उसके लिए सबसे अपमानजनक बात थी। मैं तुम्हें मारना चाहता हूं, तुम्हारी खाल उतारना चाहता हूं और उसे अपना कालीन बनाना चाहता हूं। विशाल दहाड़ा। आपकी धमकी बिल्कुल सही है। रचनात्मकता की कमी। लेलिन ने हल्की सी आह भरी। यद्यपि वह इतने सारे अंधेरे मैगी से घिरा हुआ था, फिर भी वह फोर सीजन्स गार्डन की स्थिति पर अपनी नज़र डालने के मूड में था। यहां तक कि उसके पीछे नंबर 2 और नंबर 3 भी उससे प्रभावित लग रहे थे और जरा भी चिंतित नहीं थे। लाइटनिंग कोर के शामिल होने से फोर सीजन्स गार्डन की पूर्ण पराजय कम निश्चित प्रतीत होने लगी। अंधकार और प्रकाश के जादूगर अब अनगिनत छोटे छोटे समूहों में बंट गए थे और युद्ध कर रहे थे। इस सब के बीच में एक बड़ा बवंडर था जिसके भीतर डेस्मंड और कैबॉन लड़ रहे थे। अत्याचारी बवंडर ने हर चीज को, चाहे वह मैगी हो या इमारतें, एक पल में पाउडर में बदल दिया। बवंडर के केंद्र में 2 आकृतियां तेजी से एक दूसरे पर वार करती देखी जा सकती थीं। बिजली की धाराएं हर जगह बिखरी हुई थीं, कभी कभी बवंडर को भेद कर बड़ी संख्या में लोगों की जान ले लेती थीं। ये वास्तव में अराजक है। लेलिन ने आह भरी। सीजर और जायंट पर दया करते हुए उसने उनकी ओर देखा। तुरंत चले जाओ, और हो सकता है कि मैं तुम्हें छोड़ भी दूं। क्या आप मुझे अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं? सीजर और जायंट एक ही समय में बोले। यद्यपि उन्होंने देखा था कि लेलिन कितना दुर्जय था, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा था कि लेलिन इतने सारे मैगी के संयुक्त हमले से बच पाएगा। स्वाभाविक रूप से उन्होंने लेलिन के शब्दों को एक धोखा समझा। जायंट और भी क्रोधित हो गया और उसने अपना हाथ हिलाया। आक्रमण करना। तुरंत ही उसके चारों ओर के सभी डार्क मैगी ने हमला कर दिया। संक्षारक शाप, थका देने वाला हाथ, विषैले बादल, एसिड लाइटनिंग, बर्फ के बोल्ट और सभी प्रकार के कपटी मंत्र प्रकाश की रंगीन किरणों में बदल गए जो एक लहर की तरह लेलिन की ओर बढ़ रहे थे। हर एक हमले की आक्रामक शक्ति कम से कम 45 डिग्री थी। आक्रमण का यह स्तर ऐसा था जिसे शीर्ष रैंक एक मैगस निश्चित रूप से संभालने में असमर्थ होगा। इस संयुक्त हमले में वे भागने में भी असमर्थ होकर गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे और मर जाएंगे। हालांकि लेलिन अलग था। अपने हृदय के सफल रूपांतरण और अपने वंश को विशालकाय कैमोइन सर्प के वंश के साथ मिश्रित करने के बाद वह रैंक 2 मैगस के बहुत करीब पहुंच गया था, हालांकि वह अभी तक उस बिंदु तक नहीं पहुंचा था। ये कहा जा सकता है कि वह इतिहास में सबसे शक्तिशाली शीर्ष रैंक 1 मैगस था। छाया डोमेन। इस तरह के हमले का सामना करते हुए लेलिन ने जोर से एक मंत्र पढ़ा और अपने हाथों से एक अजीब संकेत बनाया और फिर उन्हें जमीन पर दबा दिया। तारांकन विंग। तारांकन काले रंग का एक अजीब सा छल्ला तेजी से हर जगह फैल गया, जिसके केंद्र में लेलिन था और तुरंत ही सैकड़ों मीटर तक फैल गया। यह एक डोमेन प्रकार का हमला था जिसे लेलिन ने छाया का अध्ययन करके तैयार किया था। यद्यपि इसका प्रभाव वास्तविक डोमेन विशिष्ट जादू से तुलना नहीं किया जा सकता था, फिर भी इसकी शक्ति लगभग समान ही थी। विशालकाय सर्प की पुस्तक में महान जादूगर सेरेहोम ने एक बार उल्लेख किया था कि उच्च श्रेणी के जादूगरों के पास एक ऐसा कौशल होता है जो बड़े क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है। वे एक बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण करने में सक्षम थे और अपने से कम क्षमता वाले किसी भी जादूगर की जन्मजात कुशलता को दबा देते थे, जिसके कारण क्षेत्र के भीतर निम्न स्तर के जादूगरों की शक्ति कमजोर हो जाती थी। यदि कोई जादूगर काफी ऊंचे दर्जे का होता, तो वह अपने क्षेत्र में अपने स्वयं के कानून भी बना सकता था। ये कहा जा सकता है कि अपने क्षेत्र में एक उच्च पदस्थ मैगस मूलतः एक ईश्वरीय अस्तित्व था। लेलिन को स्पष्टतः अभी उस स्तर तक पहुंचना बाकी था। उन्होंने जो छाया क्षेत्र बनाया था वह केवल एक नकल था, जो मैगी की क्षमताओं को दबाने का भी प्रभाव नहीं डालता था।
इससे केवल उनके हमलों को बढ़ावा मिला, लेकिन यह उनकी महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। छाया डोमेन रैंक एक क्षेत्र पर आक्रमण प्रभाव तुरंत 100 मीटर x 100 मीटर का एक छाया क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके भीतर मेजबान शरीर की चपलता 30% बढ़ जाती है, आध्यात्मिक बल की पुनर्प्राप्ति की दर 10% बढ़ जाती है और तत्वों के प्रति प्रतिरोध 10% बढ़ जाता है। अवधि 5 मिनट। उपभोग 15 आध्यात्मिक बल और 15 जादुई शक्ति। पलक झपकते ही अंधेरे ने लेलिन के बगल में मौजूद अंधेरे मैगी को निगल लिया। छाया के प्रकट होते ही सभी प्रकार के जादुई हमले चुपचाप गायब हो गए। ऊर्जा की एक भी लहर उत्पन्न नहीं हुई। इसके तुरंत बाद पानी में मछली की तरह लेलिन रात का शैतान राजा बन गया। उन्होंने उस क्षेत्र के मैगी लोगों के जीवन का दोहन करना शुरू कर दिया। अंधेरे में विस्मय की धीमी और भयावह चीखें सुनाई दे रही थीं। लगभग 10 सेकंड में इस क्षेत्र की परछाइयां पीछे हट गईं और लेलिन के पैरों पर लौट आईं। उसे घेरे हुए अंधकार में जादूगर सदमे में थे, उनके चेहरे पर भावनाएं जमी हुई थीं। तारांकन पू। तारांकन हवा का एक प्रवाह गुजरा और एक ध्वनि सुनाई दी। लेलिन के सामने एक मैगस झाग में बदल गया। तारांकन पू 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 पू। तारांकन। मानो किसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के कारण डार्क मैगी एक एक करके विस्फोटित हो गए और मानव मांस के टुकड़ों में बदल गए। इस क्षेत्र में चमकदार लाल रक्त की धुंध व्याप्त थी। रक्त के धुंध के भीतर अभी भी 2 आकृतियां थीं जो मरी नहीं थीं। वे सीज़र और जायंट थे, जो एक ही आत्मा के भाग थे, जो अलग अलग शरीरों में विभाजित हो गए थे। वे अब घावों से भरे हुए थे, जो ऐसा लग रहा था जैसे किसी धातु से उनके शरीर को चीरने के कारण हुए हों। उनके कपड़े खून से रंग गए थे और वे बेहोश होकर गिर पड़े थे। लेलिन अभी भी रैंक 2 मैगस नहीं था और वह कैबॉन का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। यदि कैबॉन ने कभी अपने वर्तमान प्रतिद्वंद्वी को छोड़ने का निर्णय ले लिया तथा उसे परेशान करने का निर्णय ले लिया, तो यह उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। इसलिए लेलिन ने उन्हें जीवित छोड़ने का फैसला किया था। अव्यक्त आग का गोला। डार्क मैगी अभिजात वर्ग को एक पल में ही निपटा दिया गया था, चाहे वह डार्क मैगी हो या लाइट मैगी। किसी ने भी लेलिन को भड़काने की हिम्मत नहीं की और वे एक मौन समझौते पर आ गए और तुरंत क्षेत्र छोड़ दिया। उन्होंने ये स्थान लेलिन के लिए छोड़ दिया। लेलिन उस स्थान पर आया जहां कैबॉन ने काली परत स्थापित की थी और अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली में मुट्ठी के आकार का एक काला आग का गोला दिखाई दिया। जाना। लेलिन ने एक उछल कूद की और एक काली आग का गोला हवा में फैल गया, जो परत से टकराया और जलने लगा। परत पर काले तरल की बूंदें पिघल गईं और शीघ्र ही वाष्पित हो गईं। लेलिन का अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर नियंत्रण अब अत्यंत परिष्कृत हो गया था। उसके हाथों में लेटेंट फायरबॉल में अपार विनाशकारी शक्ति थी तथा वह बिना कोई आवाज किए हमला भी कर सकता था तथा उसकी शक्ति सीमित थी। तारांकन पो। तारांकन। काली परत लगातार कंपन करती रही और अंततः हमले को सहन करने में असमर्थ रही, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गई और उसके अंदर सीलिंग मंत्र संरचना प्रकट हो गई। रैंक 2 डार्क मैगस कैबॉन द्वारा इसकी सुरक्षा में लगाए गए विशेष ध्यान के कारण वह क्षेत्र जिसमें सीलिंग स्पेल संरचना लेलिन के पिछले हमले के बावजूद पूरी तरह से ठीक थी। यहां तक कि फर्श पर एक गोलाकार निशान भी देखा जा सकता था क्योंकि परत की सीमाएं टूट गई थीं। गुप्त तल के द्वार की चेतना का मूल शरीर। लेलिन की आंखों ने और कुछ नहीं देखा। उसने सीलिंग मंत्र संरचना के भीतर कोर की सफेद सोने की लपटों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें उसके प्रति उसके आकर्षण को प्रकट कर रही थीं। मूल योजना के अनुसार चलो। उसने अपने पीछे खड़े नंबर 2 और नंबर 3 से बात की और मंत्र गठन की ओर बढ़ गया। समझ गया गुरुजी। नंबर 2 और नंबर 3 ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ निश्चय और यहां तक कि मरने की तैयारी भी देखी जा सकती थी। चूंकि दास आध्यात्मिक रूप से लेलिन से बंधे थे, इसलिए यदि लेलिन चाहता भी था कि वे आत्महत्या कर लें, तो भी वे बिना किसी झिझक के ऐसा कर देते थे। इसके बाद उनमें से प्रत्येक ने एक लाल हीरे के आकार का क्रिस्टल बनाया। गुरु की महिमा के लिए। नंबर 2 और नंबर 3 ने दहाड़कर क्रिस्टलों को तोड़ दिया। क्रिस्टल के टुकड़ों से एक लाल रंग की स्क्रीन उभरी और उसने मंत्र संरचना से घिरे क्षेत्र को घेर लिया। ये 2 लाल क्रिस्टल वास्तव में एकल उपयोग मंत्र संरचनाएं थीं। लाल रंग की स्क्रीन की रक्षात्मक शक्ति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह बहुत मूल्यवान थी। वो किसी दुखी आत्मा की चीखों की तरह या शायद पीड़ा के विलाप की तरह आत्मा से आने वाली दुख की चीखें 4 सीजन्स गार्डन के मुख्यालय में गूंज रही थीं। ध्वनि के साथ ही आसपास की इमारतों पर छोटे छोटे काले निशान दिखाई देने लगे। ये रून यहाँ वहाँ छोटे टैडपोल या फैले हुए सांपों की तरह मुड़े हुए थे, जो देखने में बहुत रहस्यमय और विचित्र लगते थे। रून एकत्रित हुए और अंततः एक बड़े पैमाने पर मंत्र संरचना का निर्माण हुआ। मंत्र संरचना का दायरा काफी विस्तृत था और इसमें मूलतः संपूर्ण मुख्यालय शामिल था। चाहे वह अग्रिम मोर्चे पर स्थित रक्षात्मक क्षेत्र हो या पीछे स्थित गुप्त विमान का प्रवेश द्वार, वे सभी इन काले धब्बों से ढके हुए थे। काली रोशनी की धाराएं लगातार मिलती रहीं और लगातार लड़ाई के कारण धरती की कुछ परतें भी छिन्न भिन्न हो गईं। हालांकि इन काली धाराओं ने स्वयं को व्यवस्थित किया और तुरंत गड्ढों को भर दिया। यह विशाल मंत्र संरचना तुरंत सक्रिय हो गई थी। आध्यात्मिक शक्ति क्रिस्टलीकरण वो
कराहने की ध्वनि के साथ साथ दूधिया श्वेत और मटमैली लाल किरणें युद्धभूमि में चारों ओर चमकने लगीं। प्रकाश के ये धब्बे बहुत चमकीले थे, उनमें से कुछ तो एक अस्पष्ट मानव चेहरे को भी प्रकाशित कर रहे थे। पास में खड़े जादूगर घबराकर चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्होंने अंदर अपने परिवार और मित्रों के चेहरे देखे थे। आत्माओं, यह एक ऐसा मंत्र है जो विशेष रूप से युद्ध में मारे गए लोगों की आत्माओं को लक्ष्य करता है। कुछ ही दूरी पर खड़ा एक जादूगर तुरंत चिल्लाया, मैंने ऐसा कुछ कहाँ देखा है जो इतने बड़े क्षेत्र को कवर कर सकता है और इससे पहले कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। ये सफेद और लाल धब्बे एक विशाल बल द्वारा आकर्षित हुए और मंत्र संरचना के केंद्र में लाल प्रकाश स्क्रीन की सतह की ओर उछले। तस तस, तारांकन। जैसे ही उन्होंने लाल रंग के पर्दे को छुआ, आत्माएं उसमें विलीन हो गईं। लाल रंग का पर्दा अपने पास आने वाली किसी भी चीज को मना नहीं करता था, चाहे वह किसी अनुचर की आत्मा हो या किसी जादूगर की, चाहे वह अंधकार में हो या प्रकाशमय जादूगर। ये सभी प्रकाश के धब्बे जो आत्माओं का प्रतिनिधित्व करते थे, उसमें समाहित हो गए। जैसे जैसे इसमें अवशोषित होने वाली आत्माओं की संख्या बढ़ती गई, लाल रंग की परत और अधिक गहरी होती गई। अंत में यह एक गहरे लाल रंग की बड़े पैमाने की रक्षात्मक मंत्र संरचना बन गई। ये सिर्फ आत्माओं को लक्षित करता है। ये वह जादू है जिसे लाइट मैगी एलायंस ने निषिद्ध तकनीक बनाने का आदेश दिया है। ये तो मैगी की आत्माओं को भी इकट्ठा करने का साहस करता है। ये तो सरासर ईशनिंदा है। बर्फीली सफेद दाढ़ी वाले मैगस की आंखें लाल हो गईं। अभी अभी उसने अपनी प्रेमिका की आत्मा को उस भयावह पर्दे में समाते हुए प्रत्यक्ष देखा था। अपने दिमाग का उपयोग किए बिना भी ये स्पष्ट था कि लेलिन का इन आत्माओं को इकट्ठा करने का कोई अच्छा इरादा नहीं था। इसे जल्दी से नष्ट करो। इस भयावह काले जादू ने तुरंत ही उपस्थित जादूगरों में भय उत्पन्न कर दिया। चाहे वे अंधकार में हो या प्रकाशमय, दोनों में से कोई भी नहीं चाहता था कि उनकी आत्माओं को निकालकर कोई और उनका उपयोग करे। सभी प्रकार के जादू जैसे कि बर्फीले तीर, आग के गोले, रहस्यमयी आत्मा मंत्र और प्रकाश तत्व का पवित्र जादू रूनों से भरी इमारत पर प्रहार और विस्फोट करते हैं। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। मागी के संयुक्त हमले के कारण इमारत शीघ्र ही राख में तब्दील हो गई, लेकिन काले निशान हवा में गहरे दाग की तरह उभर आए। यहाँ तक कि 2 रैंक 2 मैगी के बीच बवंडर में लड़ाई की अवशिष्ट ऊर्जा भी इन रूनों को नष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। मुझे याद है ये क्या है। ये 10,000 आत्माओं का विशाल गठन है, हेड्स का बलिदान अनुष्ठान। जादूगर, जिसने पहले ही मंत्र निर्माण के कार्य को पहचान लिया था, पुनः चिल्लाया। यह एक निषिद्ध तकनीक है जिसे प्राचीन काल में भी वर्जित माना जाता था। यह अपने क्षेत्र में मृत आत्माओं की समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम है। चूंकि इसमें पाताल लोक से सुरक्षा का एक अंश है, इसलिए समय सीमा समाप्त होने से पहले ये गायब नहीं होगा। मैंने भी इस मंत्र रचना के बारे में सुना है। क्या ये खो नहीं गया है? मैगी ने अपने हमले रोक दिए और अपना ध्यान 4 सीजन्स गार्डन के मध्य में लगी गहरे लाल रंग की स्क्रीन की ओर मोड़ दिया। उनकी आंखों में उनका भय झलक रहा था। विशाल काले जादू का समूह लगातार गड़गड़ाता रहता था, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में आत्माएं समाहित होती थीं। इस विचित्र दृश्य को देखकर बाहर मौजूद जादुई प्राणियों में भी भय का भाव उत्पन्न हो गया। युद्ध का मैदान शांत था। चाहे वह अंधेरे या प्रकाश वाले मैगी हो या फिर रैंक 2 वाले मैगी जो लड़ रहे थे, उन्होंने अपना ध्यान ये जानने में लगाया कि लाल रंग के पर्दे पर क्या हो रहा था। लाल रंग की स्क्रीन के भीतर लेलिन ने अपने हाथ में सफेद सुनहरी लौ को देखा और मुस्कुराया। शक्ति, वह बोला। ट्रायल्स आई के साथ किए गए अनुबंध के नियमों का पालन करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उसने जो कुछ भी किया वह इस चीज के लिए था जो अब उसके हाथ में थी। लाइट हाउस ऑफ द नाइट में प्रवेश के लिए की गई सिफारिश के बारे में सारी बातें महज एक दिखावा मात्र थीं। किसी अन्य संगठन पर निर्भर रहने की तुलना में स्वतंत्रता का रोमांच इससे बेहतर कैसे हो सकता है? ट्रायल्स आई के साथ अनुबंध के बारे में क्या कहा जाए? लेलिन की नज़र में ये सिर्फ एक मजाक था। उस दुष्ट गंदे पक्षी के पंखों के घोल का उपयोग करके वह आसानी से उसके शरीर से अनुबंध के निशान मिटाने में सक्षम था। हालांकि समाधान का केवल एक हिस्सा था, लेलिन के पास अभी भी कई शून्य मतिभ्रम फूल थे। इस फूल में एक बहुत ही अनोखा गुण था कि कुछ सरल तरीकों से यह सभी प्रकार की जटिल सामग्रियों की नकल कर सकता था। यही कारण था कि शून्य मतिभ्रम पुष्प प्राचीन औषधियों में एक आवश्यक घटक था। जायंट ने लेलिन के हाथों में नापाक गंदगी पक्षी के पंखों का घोल पहुंचा दिया था। लेलिन ने आइटम की प्रामाणिकता की पुष्टि की थी और इसे तुरंत उपभोग नहीं किया था, बल्कि इस समाधान की संरचना के बारे में विवरण रिकॉर्ड करने के लिए एआई चिप का उपयोग किया था। इसके बाद कई दौर के परीक्षण और परमाणु स्तर पर एआई चिप से थोड़ी मदद के बाद लेलिन ने सफलतापूर्वक शून्य मतिभ्रम फूल का उपयोग किया और समाधान की संरचना का अनुकरण किया। इसके बाद जो हुआ वह स्पष्ट था। गठन जिनके लिए 7 सितारों के अपने अधिकार के साथ, उन्होंने स्वाभाविक रूप से गुप्त रूप से 10,000 आत्माओं के बड़े गठन के लिए रन बनाए थे और आज के लिए तैयारी की थी। रून और ऊर्जा बिंदुओं की स्थापना स्वाभाविक रूप से वह जानकारी थी जो उन्होंने विशालकाय सर्प की पुस्तक से एकत्र की थी। कैमोइन के शिष्यों के अभिलेखों के अनुसार लेलिन को बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति को जलाने और अपनी उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक को उत्तेजित करने की आवश्यकता थी ताकि वह रैंक 2 वॉलॉक बनने के लिए अपनी उन्नति को प्रेरित कर सके।
धीरे धीरे संचय करने के बजाय वह इस पद्धति से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी मात्रा में स्वामित्वहीन आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकता था। आध्यात्मिक शक्ति उतनी ही मूल्यवान है जितनी कि स्वयं का रक्त। यदि कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बड़ी मात्रा में नष्ट कर दे तो इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत भयंकर होंगे, और यदि कोई आगे बढ़ भी जाए तो भी नुकसान से उबरने के लिए लंबी अवधि की आवश्यकता होगी। यदि वह बाह्य जगत से आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करता तो यह समस्या नहीं होती। यदि पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति हो और वह पर्याप्त रूप से शुद्ध हो तो वह मैगस को भी सहारा दे सकती है और उनके लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकती है। इस तथ्य से अवगत होने के बाद लेलिन ने तुरंत अपना ध्यान चेतना के मूल शरीर पर केंद्रित किया। चेतना का यह मूल शरीर हजारों वर्षों के बाद बना था और इसमें प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति थी। हालांकि इसकी बुद्धि बहुत कमजोर थी और इसकी तुलना 3 साल के बच्चे से भी नहीं की जा सकती थी। यही कारण था कि इसे मैगी ने आसानी से पकड़ लिया और सील कर दिया। आध्यात्मिक शक्ति जो ध्यान तकनीक को शक्ति प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगी, उसके लिए स्वयं की नींव के शोधन और शुद्धिकरण की आवश्यकता होगी। इसलिए लेलिन ने विशालकाय सर्प की पुस्तक में 10,000 आत्माओं के बड़े गठन का उपयोग करने का फैसला किया, जो आध्यात्मिक शक्ति को संचित करने के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल की जाने वाली एक दुर्जेय निषिद्ध तकनीक थी। इस संरचना को एक युद्ध क्षेत्र की आवश्यकता थी तथा अनेक मागी की मृत्यु की आवश्यकता थी, जो अपनी आध्यात्मिक शक्ति के मामले में अत्यंत शक्तिशाली थे। इसलिए लेलिन ने इस समय इसे सक्रिय करने का निर्णय लिया था। बाहरी दुनिया में अधिकांश प्रकाश और अंधकार वाले मैगी पहले ही मर चुके थे। इन मागी और अनुचरों और यहाँ तक कि जादुई जानवरों की आत्माएं लेलिन की उन्नति के लिए ईंधन में बदल गईं। चलो समय बर्बाद न करें, चलो शुरू करें। लेलिन के एक विचार से दूधिया सफेद और गहरे लाल आध्यात्मिक धब्बे आग की लपटों में उड़ते हुए पतंगों की तरह थे, जो उसके हाथ की हथेली में सफेद सुनहरे प्रकाश की ओर झपट रहे थे। इस समय लेलिन को सफेद सुनहरी लौ के केंद्र में एक सीमित चेतना की चीखें महसूस हो रही थीं। आध्यात्मिक स्थल अनेक थे लेकिन विषम थे। चेतना के मूल शरीर में असीम आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन चेतना बहुत कमजोर थी। जब ये दोनों टकराए तो ऐसा लगा जैसे उबलते तेल और पानी में टकराव हो गया हो, और दोनों के बीच हिंसक प्रतिक्रिया हुई। 10,000 आत्माओं के बड़े गठन, हेड्स के बलिदान अनुष्ठानों के हस्तक्षेप के साथ लेलिन ने जो स्क्रिप्ट तैयार की थी वह एक अच्छा प्रदर्शन करने लगी थी। आग की लपटें, जो पहले केवल एक सेम के आकार की थीं, अचानक फैल गईं और भयंकर रूप से जलने लगीं। ठीक इसी तरह आत्मा के स्थान राख में तब्दील हो गए। हालांकि ये स्थान असीम प्रतीत होते थे। यद्यपि उनके सामने के स्थान जलकर राख हो चुके थे, फिर भी वे आग की ओर झपटने में नहीं हिचकिचाए। ये बात विशेष रूप से उन आध्यात्मिक स्थलों के लिए थी जो आधिकारिक मागी से संबंधित थे। वे ज्वाला में लंबे समय तक जीवित रह सकते थे और सफेद सोने जैसी ज्वाला को लगभग बुझा सकते थे। अंततः श्वेत स्वर्ण ज्वाला की चेतना धीरे धीरे कमजोर होती गई। आध्यात्मिक स्थलों की सभी अशुद्धियां गायब हो गईं और चेतना लुप्त हो गई, जिससे वह अत्यंत शुद्ध हो गई। ज्वाला के हृदय से एक स्वच्छ, शुद्ध, स्वामित्वहीन आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होने लगी। अल्पविराम कुछ देर बाद लेलिन ने अपने सामने चांदी की लपटों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखों में उसकी खुशी झलक रही थी। ये वह क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक शक्ति थी जिसे उन्होंने परिष्कृत किया था। इसमें प्लेटिनम गेट द्वारा कई वर्षों के बाद एकत्रित की गई आध्यात्मिक शक्ति को युद्ध में मारे गए मैगी की आध्यात्मिक शक्ति सार के साथ सम्मिलित किया गया था। इसके प्रभाव मेरी अपेक्षा से भी बेहतर हैं। आध्यात्मिक बल की कुल मात्रा में 22% की वृद्धि हुई है। लेलिन ने धीरे से बुदबुदाया और फिर चांदी की लौ की ओर देखा। वहां पिंगपोंग बॉल की तरह प्रकाश की एक सफेद सुनहरी गेंद मंडरा रही थी, जो आध्यात्मिक तरंगें उत्सर्जित कर रही थी, जिसे लेलिन ने लगभग नोटिस नहीं किया था। हालांकि आध्यात्मिक तरंगें चांदी की लपटों के साथ संवाद करती हुई प्रतीत होती थीं, और यहां तक कि चांदी की लपटों के भीतर लौटने की इच्छा भी होती थी। ये वह चेतना थी जिसे उसने अलग कर दिया था। अन्य आत्माओं के साथ लड़ाई के बाद ये बहुत कमजोर हो गया था और संभवतः लेलिन के एक झटके से नष्ट हो जाएगा। हालांकि जब तक ये नष्ट नहीं हो जाता, लेलिन के कब्जे में मौजूद क्रिस्टलीकृत आध्यात्मिक शक्ति की लपटों को कभी भी शुद्ध नहीं माना जा सकेगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेलिन ने प्रकाश की गेंद से बात की और फिर उड़ा दिया। तारांकन एक बुलबुले की तरह ये फट गया और गेंद पूरी तरह से टूट गई और वह हवा में गायब होने के कगार पर थी। चेतना के मूल शरीर के विनाश के साथ लेलिन के हाथों में चांदी की लपटों का क्रिस्टलीकरण पारदर्शी था, जैसे कि क्रिस्टल का उपयोग करके बनाई गई लपटों का एक टोटेम। इससे बहुत ही पवित्र भावना उत्पन्न हुई। अपनी शुद्ध चेतना को हटाने के बाद यह उसका रूप था। आध्यात्मिक शक्ति का बड़ी मात्रा में क्रिस्टलीकरण। शुद्धता 100%। एआई चिप एक निष्कर्ष पर पहुंची। 100%। लेलिन ने अपना सिर हिलाया। उन्हें स्पष्ट था कि इस बिंदु पर वे आध्यात्मिक शक्ति में अशुद्धियों की पहचान नहीं कर पाएंगे और इसे पूर्ण नहीं कहा जा सकता। आत्मा एक अद्भुत चीज थी, यहां तक कि एआई चिप भी अभी इसकी ठीक से जांच करने में असमर्थ है। यद्यपि यह कुछ अवयवों का पता लगाने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि रैंक 4 या 5 महान मैगी पता लगाने में सक्षम नहीं होंगे।
विशालकाय सर्पों की पुस्तक में महान जादूगर सेरेहोम की ओर से एक चेतावनी दी गई थी। यह आध्यात्मिक शक्ति बहुत शुद्ध लग रही थी, लेकिन वास्तव में अभी भी कुछ आध्यात्मिक निशान बचे हुए थे और उन्हें अवशोषित नहीं किया जा सका। अन्यथा आगे की राह कठिन होगी और इसके अवशिष्ट प्रभाव भी हो सकते हैं। आत्मा विनाश रून। हालांकि मैं इसे अवशोषित नहीं करना चाहता, बल्कि ध्यान तकनीक को बेहतर बनाने के लिए इसे एकल उपयोग उत्तेजक के रूप में उपयोग करना चाहता हूं। लेलिन ने हंसते हुए लपटों के बीच में स्थित क्रिस्टल तक अपना हाथ बढ़ाया। तारांकन विंग। तारांकन। आध्यात्मिक शक्ति का क्रिस्टल चमक उठा और एक बड़ी चांदी जैसी ज्वाला में बदल गया, जिसने लेलिन को अपने भीतर समाहित कर लिया। जहां लाल प्रकाश की स्क्रीन बनी हुई थी, बाहर के जादूगरों को स्वाभाविक रूप से पता नहीं होगा कि यहाँ क्या हुआ था, लेकिन इस समय लेलिन ने गुप्त विमान की चेतना के मूल शरीर को नष्ट कर दिया। तारांकन विंग। तारांकन विंग। तारांकन विंग। तारांकन। फोर सीजन्स गार्डन मुख्यालय का विशाल धातु का गेट जोर से चरमराने लगा, क्योंकि उस पर लगे विभिन्न अक्षर मंद पड़ गए थे। इसके तुरंत बाद गेट की सतह पर बड़ी दरारें दिखाई देने लगीं। काचा। तारांकन काचा। तारांकन। विशाल धातु के गेट से उत्पन्न होने वाली आवाज बर्फ के टुकड़ों के पिघलने जैसी थी, क्योंकि गेट के टुकड़े लावा की तरह पिघलने लगे और जमीन पर लुढ़कने लगे। इन परिस्थितियों में बवंडर के अंदर मौजूद रैंक 2 मैगी ने भी लड़ना बंद कर दिया और अपनी निगाहें इस दृश्य की ओर लगा दी। अंततः अंधेरे और प्रकाश के जादूगरों के चेहरे पर अविश्वास प्रकट होने के साथ ही द्वार ढह गया और भारी मात्रा में मैल और धूल उत्पन्न हो गई। गुप्त विमान का प्रवेश द्वार स्वयं नष्ट हो गया है। धत्तेरी की। लेलिन ने अवश्य ही कोर को नष्ट कर दिया होगा। कैबोन, जो बवंडर में था, लाल प्रकाश वाली स्क्रीन संरचना पर टूट पड़ा। जहां तक डेसमंड का प्रश्न है, उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि वह अपनी जगह पर ही स्थिर खड़ा रहा और कैबोन को रोकने की उसकी कोई योजना नहीं थी। इस समय लाल प्रकाश वाली स्क्रीन संरचना के बाहर नंबर 2 और नंबर 3 ने अपनी धातु की बड़ी तलवारें लहराईं, जो उनसे भी बड़ी थीं। उनके शरीर पर लगे निशान चमक रहे थे और उनके चारों ओर असंख्य जादूगरों के शव पड़े थे। ये सभी जादूगर थे जो लेलिन को अंधकार और प्रकाश दोनों पक्षों से आत्माओं को इकट्ठा करने से रोकने के लिए मूर्खतापूर्वक आगे बढ़ गए थे। हालांकि 2 ब्रांडेड तलवारबाजों की टीम वर्क के तहत वे सभी यहां मारे गए। प्राचीन काल में ब्रांडेड तलवारबाज हमेशा से ही सबसे मजबूत वर्गों में से एक रहे हैं। ये बात नंबर 2 और 3 की शक्तिशाली युद्ध क्षमता से स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। नियमित अर्ध परिवर्तित मैगी उनकी बराबरी में बिल्कुल भी नहीं थे। भले ही वे मागी थोड़े अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी उनके शरीर में अंतर्निहित तात्कालिक जादूटोना और उनकी युद्ध तकनीकों के संयोजन के तहत मागी को आसानी से हराया जा सकता था। दुर्जय शारीरिक गुणों, विशेषज्ञ युद्ध तकनीक तथा तात्कालिक जादूटोना क्षमताओं के संयोजन ने नंबर 2 और नंबर 3 को युद्ध के मैदान में मांस की चक्की चलाने वाले की उपाधि प्रदान की है। इन दोनों को खत्म करने के लिए कम से कम शीर्ष रैंक एक मैगस की आवश्यकता थी। हालांकि शीर्ष रैंक एक मैगस कितना दुर्लभ था, इससे पहले लेलिन ने युद्ध के मैदान में शीर्ष रैंक एक मैगी का सफाया कर दिया था। उन डार्क मैगी जासूसों का तो जिक्र ही न करें जो अब मर चुके थे, यहां तक कि सीज़र और जायंट भी गंभीर रूप से घायल और बेहोश थे। इस समय नंबर 2 और नंबर 3 अजेय थे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रांडेड तलवारबाज आगे बढ़ने से पहले कितने शक्तिशाली थे, वे रैंक 2 मैगी के लिए एक मैच नहीं थे। कैबॉन के हमले के साथ नंबर 2 और नंबर 3 ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर अटूट निष्ठा झलक रही थी। हमारे स्वामी के लिए। जब वे कैबॉन के हमले का सामना करने के लिए आगे बढ़े तो उनके शरीर पर लगे ब्रांड और रून पहले की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली चमक उठे। आप अपनी क्षमताओं को अधिक आंक रहे हैं। कैबोन ने मुस्कुराते हुए अपने हाथों से 2 काले बवंडर छोड़े। तारांकन सस्सी। तारांकन। संक्षारक प्रभाव वाले बवंडर ने ब्रांडेड तलवारबाजों के शरीर पर प्रहार किया, लेकिन इससे केवल कुछ सफेद निशान ही रह गए। उनकी त्वचा भी बरकरार थी। ये किस प्रकार का संशोधन है? इस बार कैबोन आश्चर्यचकित था। हालांकि अब उसके पास समय नहीं था। इस समय नंबर 2 और नंबर 3 के शरीर 2 अति फुलाए हुए गुब्बारों की तरह फूलने लगे जैसे वे कैबोन के पास आए। तारांकन बूम। तारांकन बूम। तारांकन। 2 बड़े विस्फोट की आवाजें सुनाई दी। एक ब्रांडेड तलवारबाज के रूप में एक अपराजय दुश्मन के सामने हमेशा एक अंतिम चाल होती थी। इसका उद्देश्य उनके शरीर पर लगे सभी घावों को पूरी तरह से नष्ट कर एक शक्तिशाली एक बारगी हमला करना था। सिद्धांत रूप में इस हमले में ब्रांडेड तलवारबाज की जीवन शक्ति, रूनों द्वारा आकर्षित ऊर्जा कणों और यहां तक कि आत्मा का उपयोग किया जाना था, जो एक ही बार में विस्फोटित हो जाएगी। रैंक 1 ब्रांडेड तलवारबाज का आत्मा विस्फोट, जो रैंक 2 मैगस के लिए भी खतरा हो सकता है। जब लेलिन ने ब्रांडेड स्वॉर्ड्समैन में संशोधन किया तो उन्होंने विस्फोट के विस्फोटक प्रभाव को भी बढ़ा दिया। चूंकि ब्रांडेड तलवारबाज के ट्रम्प कार्ड की जानकारी बहुतों को नहीं थी, यहां तक कि रैंक 2 मैगस के रूप में कैबॉन ने भी इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इसलिए बिना किसी संदेह के उन पर 2 ऐसे विस्फोटक हमले हुए। हवा में 2 विशाल लाल मशरूम जैसे बादल बने, जो आसमान में सीटी बजाते हुए कैबॉन को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया। इन ज्वलंत मशरूम बादलों के किनारों पर लाल रंग की लपटें भी थीं।
जिस किसी चीज को आग छूती, चाहे वह मैगी हो या कंक्रीट, वह तुरंत ही पिघल जाती। ये कैसा मंत्र है? इसकी शक्ति रैंक 2 मंत्र के लगभग बराबर है। आसपास के लोगों की आंखें फड़कने लगीं और वे भागते हुए ऐसे भागे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन विशाल लाल मशरूम बादल की भव्यता ने अपनी भयानक विकिरण और शक्ति प्रदर्शित की। कई मिनट बाद दोनों बादल पूरी तरह से छंट गए और अंदर एक काले वस्त्र पहने आकृति दिखाई दी। खांसी खांसी। अब कैबोन की हालत बहुत दयनीय हो गई थी। उसके वस्त्र भिखारियों की तरह फटे हुए थे। विशेष रूप से उल्लेखनीय बात यह थी कि उनका बायां हाथ असामान्य कोण पर था तथा उस पर जलने के स्पष्ट निशान थे। ऐसा लग रहा था कि नंबर 2 और नंबर 3 के आत्मा विस्फोट के प्रभाव काफी गंभीर थे। धत्तेरी की। अब कैबोन क्रोधित हो गया। रैंक 2 मैगस तक आगे बढ़ने के बाद उसे इस तरह की बड़ी क्षति कब मिली थी? और तो और, जब ये काम 2 साधारण दिखने वाले लोगों ने किया हो, तो उसे कैसे संतुष्ट किया जा सकता था? इस समय कैबोन को दौरा पड़ रहा था। यदि नंबर 2 और नंबर 3 की आत्मा उस विस्फोट में नष्ट नहीं हुई होती, तो उसने निश्चित रूप से उनकी आत्माओं को बंदी बना लिया होता और उन्हें सबसे अधिक पीड़ा और निराशा का अनुभव कराया होता। बैंग बैंग बैंग। तारांकन। इस समय लाल प्रकाश की स्क्रीन संरचना में फिर से कुछ परिवर्तन आ रहे थे। ये संरचना लगातार सिकुड़ती और फैलती रही, जैसे कि हृदय धड़क रहा हो। प्रकाश स्क्रीन की सतह पर हेडिस के बलिदान संबंधी अनुष्ठानों के काले पैटर्न अंकित थे, जो उभरी हुई नसों की तरह थे। इस लाल हृदय की निरंतर धड़कन के साथ एक ऐसी अपार और प्रबल ऊर्जा बनने लगी, जिसने कैबोन को आशंकित कर दिया और वह लगातार बड़ी होती गई। इस आभा ने डेसमंड का भी ध्यान आकर्षित किया, जो केवल दर्शक बनकर देख रहा था, और उसके चेहरे पर गंभीरता छा गई। रैंक 2 आभा। लेलिन रैंक 2 मैगस में आगे बढ़ रहा है। कैबोन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे संभव है? हालांकि वह इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि लेलिन ने उन्नति की आवश्यकताओं के साथ इस स्तर तक कैसे भी पहुंच बनाई हो, वह उसे आगे नहीं बढ़ने दे सकते थे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। कैबोन ने मंत्र पढ़ते हुए अपने वस्त्र से कई वस्तुएं निकालीं। मंत्र के साथ ही कैबोन के शरीर से ऊर्जा तरंगों की परतें निकलने लगीं। यह एक रैंक 2 मंत्र है। कुछ दूर से देख रहे कई ज्योतिषी आश्चर्य से चिल्ला उठे। कैबोन के स्तर पर रैंक 1 मंत्र का प्रयोग लगभग तात्कालिक था और इसके लिए किसी मंत्रोच्चार की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि एक बार जब उसे जादू करने में सहायता के लिए सामग्री का उपयोग करना था, तो केवल एक ही संभावना थी। वह एक शक्तिशाली रैंक 2 मंत्र का उपयोग करने जा रहा था। दक्षिणी तट पर रैंक 1 मंत्र मॉडल प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। नियमित स्तर 3 के अनुचरों को कम से कम 5 वर्षों तक योगदान अंक एकत्रित करने होते थे, उसके बाद ही वे मंत्र मॉडल के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त कर पाते थे। यदि रैंक 1 मंत्र मॉडल प्राप्त करना इतना कठिन था, तो कोई केवल कल्पना कर सकता है कि रैंक 2 मंत्र मॉडल कितना दुर्लभ होगा। यहां तक कि अधिकांश रैंक 2 मैगस के पास भी रैंक 2 मंत्र मॉडल नहीं थे। प्रत्येक मंत्र एक छोटे से गांव को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। फिलहाल कैबोन एक ऐसा जादू कर रहा था जिसमें बहुत ताकत थी। जैसे जैसे कैबोन मंत्रोच्चार करता गया, वह लगातार जादुई वस्तुओं को जोड़ता गया और अंततः उसने शूरवीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक विशाल भाले का रूप ले लिया। ये भाला धातु का बना हुआ प्रतीत हो रहा था, जिस पर हरा रंग चमक रहा था। उसी समय शून्य से दुष्ट खोपड़ियां निकलने लगीं और भाले से चिपक गईं। लांस विलाप कर रहा है। कैबोन ने तो इस रैंक 2 मंत्र का भी प्रयोग किया। ऐसा लगता है कि अब वह सचमुच बहुत उत्तेजित हो गया है। डेसमंड, जो किनारे से ये सब देख रहा था, हंसने लगा। उसने अपने हाथों पर सुनहरे नीले रंग की बिजली की गेंद को तितर बितर कर दिया। ऐसा लगता है कि मुझे अब और हमला करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि कैबोन उसका दुश्मन था, लेकिन लेलिन, जिसने गुप्त विमान के कोर को नष्ट कर दिया था, वह भी अच्छा व्यक्ति नहीं था। अभी लेलिन को कैबोन द्वारा मार दिया जाने वाला था, इसलिए स्वाभाविक रूप से डेसमंड इसे नहीं रोकेगा। इसके अलावा यदि कैबोन असफल हो जाता, तो डेसमंड लेलिन पर हमला कर सकता था और उसे मार सकता था। विशाल हरे भाले पर लगी खोपड़ियां जोर से चीख रही थीं, और लाल प्रकाश की स्क्रीन से टकराते ही तेज सीटी जैसी आवाज निकल रही थी। तारांकन ससी। तारांकन। जैसे ही लाल और हरा रंग एक हो गए और आसमान में फैल गए, गहरे लाल रंग की रोशनी का पर्दा कांप उठा। ऊर्जा तरंगों के हिंसक रूप से मुक्त होने से आसपास की हवा में जबरदस्त हलचल मच गई। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। हरी और लाल रोशनी अपनी सीमा तक फैलने के बाद सिकुड़ने लगी और एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, जिससे आग की लपटें आसपास की हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास की इमारतें पहले भी बड़े पैमाने पर लड़ाई से गुजर चुकी थीं और पहले ही क्षतिग्रस्त हो चुकी थीं। इस बार विस्फोट से वे टुकड़े टुकड़े हो गए और मलबे में तब्दील हो गए। लेलिन और सीजर द्वारा किए गए पुनर्निर्माण के प्रयास अब इस विस्फोट से पूरी तरह नष्ट हो गए। तारांकन। तारांकन। ये हेडिस का बलिदान अनुष्ठान, जो आत्माओं को एकत्रित कर रहा था, अंततः दबाव के आगे झुक गया और पूरी तरह से बिखर गया। अब जो बचा था वह लेलिन की अंतिम रक्षा पंक्ति थी, लाल प्रकाश वाली स्क्रीन। लाल रोशनी कांपने लगी और फिर सतह पर काली दरारें दिखाई देने लगीं। काचा। तारांकन। प्रकाश स्क्रीन कांप उठी और अंततः टूट गई।
हरे रंग के भाले में एक राक्षसी शक्ति समाहित थी जो प्रकाश संरचना के केंद्र में घुस गई। चमकदार रोशनी में एक मानव आकृति दिखाई दी जो मुश्किल से दिखाई दे रही थी। यह आकृति एक चांदी जैसी लौ में लिपटी हुई थी जो बहुत जल्द बुझ गई। क्रिम्सन पाम, बीच में खड़ी मानव आकृति धीरे से बोली। तुरंत ही उसके हाथ रक्त लाल रंग में बदल गए। दो जलते हुए होलोग्राफिक पंजे प्रकट हुए और उन्होंने हरे भाले को पकड़ लिया, जिससे सीटी जैसी आवाज उत्पन्न हुई। जैसे ही लाल लपटें हरी रोशनी को छूती हैं, हरी रोशनी बुझ जाती है। विषाक्त। हालांकि विलिंग लांस एक रैंक 2 मंत्र था, हेड्स के बलिदान अनुष्ठानों और क्रिम्सन लाइट स्क्रीन रक्षात्मक मंत्र गठन से गुजरने के बाद ये कमजोर हो गया था और अंततः लेलिन के क्रिम्सन पाम के तहत नष्ट हो गया। उसकी लाल हथेली की ताकत से कैबॉन, जो पास ही में था, पीला पड़ गया और बोला, तुम रैंक 2 के मैगस बन गए हो। केवल रैंक 2 का मैगस ही उसके जादू का इतनी आसानी से सामना कर पाएगा। वाह! लेलिन ने एक बड़ी सांस ली, अपने शरीर में परिवर्तन को पूरा होते हुए महसूस किया और वह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसी दुर्जय शक्ति सचमुच किसी को नशे जैसा महसूस कराती है। एआई चिप ने कुछ नोटिफिकेशन भी दिखाए थे। बीप। बड़ी मात्रा में स्वामीहीन आध्यात्मिक शक्ति के जलने का पता चला। कैमोइन का शिष्य आगे बढ़ने की प्रक्रिया में है। मेजबान निकाय की उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक, कैमोइन का शिष्य दूसरे स्तर तक बढ़ गया है। मेजबान की रैंक में उन्नति को बढ़ावा देना। होस्ट रैंक 2 वॉरलॉक बनने के लिए आगे बढ़ गया है। रैंक 2 सहज मंत्र उत्पन्न किए गए हैं। मेजबान शरीर की चेतना के सागर को संशोधित करना। बीप। होस्ट रैंक 2 वॉरलॉक बनने के लिए आगे बढ़ गया है। आंकड़े काफी हद तक बढ़ गए हैं। डेटा की पुनर्गणना। इसके बाद एआई चिप ने रिफ्रेश किया और अपने नए आंकड़े प्रदर्शित किए। बीप। लेलिन फॉलियर, रैंक 2 वॉरलॉक, रक्तरेखा, विशाल कैमोइन सर्प। शक्ति 21.1, चपलता 14.4, जीवन शक्ति 27.9, आध्यात्मिक बल 104.3, जादुई शक्ति 104, जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ समन्वय में है। लेलिन ने अपनी चेतना के सागर में बड़े बदलावों पर ध्यान दिया। उनकी चेतना का लाल सागर अब बहुत अधिक मात्रा में फैल चुका था, लेकिन बीच में स्थित मूल सार में सबसे अधिक परिवर्तन हुए थे। मूलतः उनकी आध्यात्मिक शक्ति का एक प्रिज्मीय लाल रंग का क्रिस्टलीकरण हुआ था। ये लेलिन की एक जादूगर के रूप में नींव थी और इस पर सभी प्रकार के जटिल रून उकेरे गए थे। ये रून छोटे काले सांपों की तरह थे जो प्रकृति से निर्मित प्रतीत होते थे और उन्होंने उसके 2 रैंक एक जन्मजात मंत्रों का निर्माण किया। वर्तमान में क्रिस्टल के भीतर एक और छोटा प्रिज्म आकार का क्रिस्टल निर्मित किया गया है। आकार को छोड़कर यह बिल्कुल बाहरी प्रिज्म जैसा ही लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मूल क्रिस्टल का एक छोटा संस्करण इसके अंदर रख दिया गया हो। एकमात्र अंतर यह था कि आंतरिक क्रिस्टल की सतह पर मौजूद रून बाहरी क्रिस्टल पर लेलिन के जन्मजात मंत्रों के रूनों से भिन्न थे। इन रूनों ने और भी अधिक शक्तिशाली जन्मजात मंत्रों का निर्माण किया। यदि कोई बाहर से दोनों क्रिस्टलों को देखे तो वह देखेगा कि बाहरी और भीतरी परत पर स्थित रूनों को एकीकृत करके लाल रंग के प्रतीक नुमा रून की छवि बनाई गई है। ये प्रतीक बहुत रहस्यमय था और ऐसा प्रतीत होता था कि इसमें कोई भयानक शक्ति है जो पाताल लोक की अजीब शक्तियों से संपर्क कर सकती है। हालांकि चूंकि यह पूर्ण नहीं था, इसलिए यह अपनी ताकत प्रदर्शित नहीं कर सका। ये जन्मजात मंत्र था जो लेलिन के लिए पूरी तरह से अनुकूल था, ऐसा कुछ जो केवल उन लोगों के लिए संभव था जिनके पास उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक थी। चूंकि ये मंत्र उसके लिए पुनर्तः उपयुक्त थे, इसलिए इनका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। यदि वह एक नियमित मैगस की तरह होता तो रून और छाप में टकराव होता और मूल सार की 2 परतें स्थिर नहीं हो पाती। यहाँ तक कि अगर किसी को रैंक 2 मंत्र मिल जाए जो उनके लिए उपयुक्त हो, तो भी उसकी खपत दर उच्च होगी और वे रैंक 2 मैगस की शक्ति का पूरी तरह से प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि लेलिन को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रैंक 2 मैगस, कैबोन, जो कुछ दूरी पर था, पर नजर डालते हुए लेलिन ने एक गहरी सांस ली और रैंक 2 जन्मजात मंत्र को देखा जो कैमोइन के शिष्य ने उत्पन्न किया था। विषाक्त पित्त, ये रैंक 2 मंत्र का नाम था जिसे कैमोइन के शिष्य ने बनाया था। अपनी चेतना के सागर में क्रिस्टल से उत्सर्जित जानकारी को महसूस करने के बाद लेलिन थोड़ा अवाक रह गया। ऐसा लगता है कि यह शरीर के संशोधन से उत्पन्न एक और क्षमता है। इसका संभवतः विशालकाय कैमोइन सर्प की विषैली प्रकृति को जागृत करने से संबंध है। हर बार जब कोई उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक एक और स्तर तक आगे बढ़ती तो वह मैगस के लिए एक सहज मंत्र उत्पन्न करती। हालांकि मैगस के पास इस पद्धति में कोई विकल्प नहीं था और इसी तरह लेलिन के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि इन उच्च स्तरीय ध्यान तकनीकों द्वारा उत्पन्न सहज मंत्र अत्यंत शक्तिशाली थे और लेलिन को निराश नहीं करेंगे। इस बिंदु पर एआई चिप ने विषाक्त पित्त के बारे में सारी जानकारी को व्यवस्थित करना समाप्त कर दिया था और इसे संख्यात्मक रूप में प्रदर्शित किया था। विषाक्त पित्त, रैंक 2 मंत्र। प्राचीन विशालकाय कैमोइन सर्प में भयानक विषैली क्षमताएं थीं तथा इसका परिपक्व रूप शून्य को भी नष्ट कर सकता था। अपने शरीर और रक्त वंश में परिवर्तन के माध्यम से प्राचीन वॉरलॉक इस क्षमता को अपने शरीर में प्रत्यारोपित करने में सक्षम थे। पूर्वापेक्षाएं, हृदय का विशालकाय कैमोइन सर्प के हृदय के समान 100% तक परिवर्तन।
प्रभाव, शरीर के किसी भी भाग से निकलने वाले न्यूरोटॉक्सिन के माध्यम से एक ऐसा क्षेत्र प्रभाव हमला किया जाता है जो सभी जीवित प्राणियों पर हमला करता है। खपत 10 आध्यात्मिक बल, 10 जादुई शक्ति। रैंक 2 मैगस के रूप में उनकी आध्यात्मिक शक्ति और जादुई शक्ति की खपत दोनों केवल 10 डिग्री तक थी। ये स्पष्ट रूप से था क्योंकि यह एक जन्मजात मंत्र था। इसके अलावा लेलिन को अपने दिल को संशोधित करने की आवश्यकता थी और इस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम होने के लिए उसने अपने शरीर को विकसित किया था, जिससे वह इस रैंक 2 मंत्र की शक्ति के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया था। मैं तुम्हें गिनी पिग की तरह इस्तेमाल करूंगा। लेलिन ने कैबॉन की ओर देखा, जो अधिक दूर नहीं था, और उसकी चेतना के सागर में आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकल आई। 2 परत वाला मूल सार मंत्र प्रकाश के साथ टिमटिमा रहा था। लेलिन अपने शरीर की गहराई से महसूस कर सकता था कि उसके पित्ताशय में विशालकाय कैमोइन सर्प का बैंगनी लाल रक्त जम रहा था। ऊर्जा और आध्यात्मिक शक्ति के उपभोग के बाद एक रहस्यमय तरल पदार्थ उत्पन्न हुआ। ये तरल लेलिन के शरीर के सभी भागों में फैल सकता था और उसकी त्वचा के किसी भी छिद्र से स्रावित हो सकता था। एक ही विचार से विशाल कैमोइन सर्प का जहर हवा में फैल गया। रहस्यमय रूप से जब उनके रैंक 2 के सहज मंत्र टॉक्सिक बाइल का उपयोग किया गया तो कोई ऊर्जा में उतार चढ़ाव नहीं हुआ, न ही कोई विशेष गंध या रंग था। इसने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से छुपा लिया। जब लेलिन ने रैंक 2 तक पहुंचने के लिए भेद खोला, तब से लेकर जब उसने क्रिम्सन पाम का इस्तेमाल किया और टॉक्सिक बाइल को बाहर निकाला, केवल कुछ सेकंड ही बीते थे और यहां तक कि बाहर मौजूद मैगी भी प्रतिक्रिया करने में सक्षम नहीं थे। उसके सामने कैबॉन ने लेलिन को देखा, जो अभी अभी सामने आया था। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति जटिल थी। पहले पछतावा हुआ, फिर दया आई और फिर भय और उसे मार डालने की इच्छा। लेलिन फॉलियर 30 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले रैंक 2 तक आगे बढ़ने में सक्षम होने का मतलब है कि आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो दक्षिणी तट पर हर 1000 साल में केवल एक बार पाए जाते हैं। लेकिन आज तुमने गुप्त विमान के द्वार को नष्ट कर दिया है और एक अक्षम्य पाप किया है। हम अंधकार में जादूगर तुम्हारा न्याय करेंगे और तुम्हें दंड देंगे। कैबोन ने सही कहा, उसे लेलिन को मारने का बहाना मिल गया। लेलिन में जितनी अधिक क्षमता थी, वह कैबॉन के लिए उतना ही अधिक खतरा पैदा करता था। वर्तमान में लेलिन अभी रैंक 2 तक आगे बढ़ा है, इसलिए अपने स्वयं के जन्मजात कौशल के अलावा उसके पास निश्चित रूप से रैंक 2 मंत्र नहीं होगा। यह उसे खत्म करने का सबसे अच्छा मौका था। डेस्मंड, जो मूल रूप से शो देखने आया था, अब धीरे धीरे लेलिन के पीछे चलने लगा, क्योंकि उसे पता चला कि वह रैंक 2 पर पहुंच गया है। कैबॉन के साथ मिलकर उसने लेलिन को घेर लिया। लेलिन द्वारा आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किए गए अजीब तरीकों को देखने के बाद डेस्मंड इस नए उन्नत रैंक 2 मैगस से भयभीत हो गया था। यदि इससे लेलिन की देखभाल हो सकती थी तो उसे कैबोन से हाथ मिलाने में कोई आपत्ति नहीं थी। एक क्षण के लिए दोनों गुटों के मागी अत्यंत समन्वित थे। 2 रैंक 2 मैगी ने लेलिन को घेर लिया, जबकि अन्य डार्क और लाइट मैगी ने भी उसे घेर लिया। ऐसा लगता है जैसे वे मौत से डरते नहीं हैं। अपने चारों ओर खड़े आधिकारिक मैगी की ओर देखते हुए लेलिन भावशून्य था, हालांकि वह अंदर ही अंदर आहें भर रहा था। रैंक 2 मंत्र की शक्ति की डिग्री कम से कम 80 थी। इस स्तर का हमला मूलतः किसी भी रैंक 1 मैगस के लिए घातक था। विषैलेपित का हमला अदृश्य था और दुश्मनों तथा सहयोगियों के बीच अंतर नहीं करता था। लोग लेलिन के जितना करीब होंगे, उतनी ही तेजी से उनकी मौत होगी। तारांकन धप। तारांकन उसके सबसे करीब खड़ा हल्का मैगस गिर पड़ा, उसके चेहरे पर एक अजीब सा बैंगनी काला रंग उभर आया। तारांकन धप। तारांकन धप। तारांकन एक चेन रिएक्शन की तरह, चाहे वह प्रकाश हो या अंधेरा मैगी, लेलिन के आसपास के सभी लोग अकड़ गए और जमीन पर गिर गए। क्या हो रहा है? उसने जहर खा लिया है। सावधान रहें, यह एक विषैला हमला है। ऐसा मंत्र प्रयोग करो जो तुम्हें सांस लेने से रोक दे या कोई बाधा उत्पन्न कर दे। तस तस। तारांकन भारी मात्रा में सफेद गैस निकली और जो मैगी गिर गए थे उनके शरीर में जंग लगने लगा। यहां तक कि अंदर की सफेद हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। अंततः सफेद हड्डियां काली हो गईं और फिर पिघलकर काले तरल पदार्थ में बदल गईं। जिस मैगी ने यह दृश्य देखा, वह तुरंत पीला पड़ गया। हर तरफ चीख पुकार गूंजने लगी। फिर एक और दयनीय चीख सुनाई दी। एक मैगस मोटी बाधा के साथ जमीन पर गिर गया, उसका शरीर सड़ने लगा। लेलिन के पास स्थित आधिकारिक मैगी तुरंत ध्वस्त हो गई और काले तरल में बदल गई। किसी के पास उन्हें बचाने या स्थानांतरित करने का समय नहीं था। इस तरह के भयानक प्रभाव ने 2 रैंक 2 मैगी को भयभीत कर दिया। यहां तक कि एक सुरक्षात्मक परत भी बेकार है। तेजी से पलकें झपकाते हुए कैबोन और डेस्मंड पीछे की ओर उड़ गए। डेस्मंड ने भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की, जिससे उसका शरीर बार बार शुद्ध हो गया, जबकि कैबोन के शरीर में बड़े बड़े हरे मस्से उगाए, जो लगातार कुछ न कुछ अवशोषित करते रहते थे। तारांकन। समय बीतने के साथ साथ जहरीले हमले की सीमा बढ़ती गई। इसकी शुरुआत वहां हुई जहां लेलिन था और फिर यह पूरे 4 सीजन्स गार्डन में फैल गया। अंत में बाहरी दुनिया के जादुई प्राणी भी बड़े समूहों में ढहने लगे और काले तरल में बदलने लगे, तथा सड़न की तीखी गंध हर जगह फैल गई। मैगी के अलावा, जो शुरू से ही तेजी से पीछे हट गए थे, लेलिन और 2 रैंक 2 मैगी के अलावा वहां कोई जीवित प्राणी नहीं था।
इस स्थिति ने लेलिन को भी आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने ये सब किया था। यह मेरी पिछली दुनिया में हुए जैव रासायनिक हमलों के समान है। उसके हमले के क्षेत्र में एक भी जीवित प्राणी न होने से लेलिन को बहुत आश्चर्य हुआ। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि उसका जहर किस तरह फैलाया गया था। विशालकाय कैमोइन सर्प का विष ऊर्जा से बनी किसी भी सुरक्षात्मक परत को भेद सकता है तथा मैगस की त्वचा के माध्यम से उसके परिसंचरण तंत्र में प्रवेश कर सकता है। जो मंत्र सांस रोकने में मदद करते हैं, उनके लिए यह और भी बेकार है। इस प्रकार का जहर न केवल व्यक्ति के भौतिक शरीर को नष्ट कर देता है, बल्कि उसकी आत्मा को भी नहीं छोड़ता। झुलसा देने वाला स्पर्श। लेलिन के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जहर बहुत तेजी से काम करता था और यहाँ तक कि उसके पास भी जहर वाले लोगों को बचाने का कोई तरीका नहीं था। विशालकाय कैमोइन सर्प का विष मात्र एक न्यूरोटॉक्सिन नहीं था। कुछ प्राचीन भयावह विचार और इरादे भीतर समा गए थे, जिन्हें दूर करना कठिन हो गया था। लेलिन को डर इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसके हृदय को संशोधित करने के बाद अब उसे आंशिक रूप से एक विशालकाय कैमोइन सर्प माना जाता था। स्वाभाविक रूप से उस पर अपने जहर का कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसके लिए किसी और को बचाना बहुत कठिन होगा। उनके अनुमान के अनुसार यहाँ तक कि रैंक 3 मैगस के लिए भी इस जहर से निपटना लगभग असंभव होगा। शायद केवल रैंक 4 मॉर्निंग स्टार मैगस के पास ही इसका समाधान होगा। ऐसा लगता है कि मैं इस क्षमता का उपयोग अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता। ये केवल तुरुप के पत्ते के रूप में कार्य कर सकता है। लेलिन ने मुस्कुराने की कोशिश की। हमले का क्षेत्र बहुत बड़ा था और इससे मित्र और शत्रु में कोई अंतर नहीं रह गया। यदि उन्होंने इसका प्रयोग किया तो इससे निश्चित रूप से कई निर्दोष लोगों की जान जाएगी और जनता में आक्रोश पैदा होगा। हालांकि लेलिन को कोई अपराध बोध या शर्म महसूस नहीं होगी, लेकिन वह एक साधारण दुर्घटना के कारण कई लोगों की नफरत का पात्र नहीं बनना चाहता था। उदाहरण के लिए, अपने सभी अधीनस्थों को मरा हुआ देखकर रैंक 2 के 2 मैगी, कैबॉन और डेसमंड क्रोध से फटने के कगार पर थे। आप वास्तव में, डेसमंड चिल्लाया, उसके माथे पर बिजली की छाप पागलों की तरह चमक रही थी, तुमने वास्तव में मेरी लाइटनिंग कोर को नष्ट कर दिया है। मैं तुम्हें मार दूंगा। वह अपने लाइटनिंग कोर के सभी श्रेष्ठ सैनिकों को यहाँ लेकर आए थे। इसके अलावा उसने यहाँ 2 बड़ी सेनाएं छोड़ी थीं। दूसरे शब्दों में, लेलिन के विषैले पित्त ने उसके अधिश्वेत कोशिकाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया था, जिसके कारण डेसमंड की आंखें लाल हो गई थीं। उसके शरीर के चारों ओर एक हिंसक आभा फैल गई। डेसमंड की तुलना में कैबोन इस स्थिति से बेहतर तरीके से निपट रहा था। आखिरकार वह एक दुष्ट जादूगर था और नरसंहारों का आदी था। चाहे उसके कितने भी अधीनस्थ मारे जाएं, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका दिमाग केवल लेलिन द्वारा दिखाए गए उस अजीब जादू पर केंद्रित था जिसने उसे भयभीत कर दिया था। कितनी भयानक क्षमता है! क्या यह उसका जन्मजात जादू है? एक विशैला क्षेत्र प्रभाव वाला हमला जिसका सामना रैंक 1 मैगी भी नहीं कर सकता। एक अनुभवी डार्क मैगस के रूप में कैबोन ने तुरंत लेलिन की युद्ध शक्ति का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। वह कल्पना कर सकता था कि युद्ध में ऐसी क्षमता कितनी भयावह होगी। यह एक ऐसी युद्ध शक्ति थी जिसकी विनाशकारी शक्ति प्राकृतिक आपदा से भी अधिक थी। बकवास! कैबोन और डेसमंड का चेहरा एक साथ पीला पड़ गया और उनके शरीर, जो हवा में थे, कांपने लगे। उनके चेहरों के सामने बैंगनी काले रंग की गैस उठी। यह विशालकाय कैमोइन सर्प का विष था। यहाँ तक कि रैंक 2 का मैगस भी इसे पूरी तरह से दूर नहीं कर सका। 10,000 विषों की मुहर। कैबॉन के कंधों पर मौजूद गांठें फट गईं और मांस का एक लाल छल्ला एक गोलाकार रून में बदल गया, जिसने उसके भीतर मौजूद बैंगनी काले रंग की गैस को बंद कर दिया। जहर बंद होने के बाद ही उसे अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति देखने का समय मिला। डेसमंड की हालत तो पहले से भी बदतर थी। डेसमंड के चेहरे के सामने भारी मात्रा में बिजली चमक रही थी और उसकी भौहों के बीच बिजली की किरण घूम रही थी, जिससे काला जहर उसके दाहिने हाथ में समा रहा था। दृढ़ निश्चयी नजर से उसने बिजली की तरह तेजी से अपना बायां हाथ नीचे गिराया और अपना पूरा दाहिना हाथ काट डाला। यद्यपि मैगी अपने अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रकार के तरीकों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन यदि वे केवल एक हाथ खो देते तो उनकी युद्ध शक्ति काफी हद तक कम हो जाती। बूढ़े, तुम कैसे हो? कैबोन और डेसमंड पुराने प्रतिद्वंद्वी थे और लेलिन के सामने, जिसकी ताकत बहुत शक्तिशाली थी, इन दोनों ने इस दुश्मन का विरोध करने के लिए हाथ मिलाया था। ये कुछ भी नहीं है, डेसमंड ने झल्लाकर कहा। उसके घावों के पास बिजली का एक छल्ला चमका और तुरंत ही रक्तस्राव बंद हो गया। बात बस इतनी है कि मैं अपनी अधिकतम शक्ति का केवल 70% ही उपयोग कर पाता हूँ। आप कैसे हैं? उससे थोड़ा बेहतर। मैं अपनी 80% शक्ति का प्रदर्शन कर सकता हूँ। इससे ज्यादा और मेरी मुहर प्रभावहीन हो जाएगी। कैबोन ने एक कड़वी मुस्कान छिपाई। लेलिन ने वास्तव में मेरे परिजनों को मारने की हिम्मत की है। मैं उसे अवश्य मार डालूंगा। लेलिन के सर्वव्यापी विषैले हमले के कारण जॉइंट और सीजर, शीर्ष रैंक 1 मैगी जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और कोमा में थे, उन्हें भी नहीं बख्शा गया। इसके अलावा, चूंकि लेलिन ने पहले जिस छोटे लड़के को मार डाला था, वह वापस जीवित नहीं हुआ। सीजे की तीनों आत्माएं मर चुकी थीं। दूसरे शब्दों में कहें तो वह सचमुच मर चुका था।
कैबोन सीजर का पिता था और लेलिन के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे। इस स्थिति में उनके मन में एक और शिकायत थी जो उनके बेटे की मौत के लिए थी। ऐसा लगता है कि हमें मिलकर काम करना होगा। डेसमंड गंभीर दिख रहा था। मुझे नहीं पता कि वह पागल आदमी कैसे प्रशिक्षण लेता है। कैबोन और डेसमंड एक दूसरे के थोड़ा करीब आ गए। सांस। इस समय लेलिन ने आह भरी और कैबोन और डेसमंड के पास पहुंचा। मारना। लेलिन ने पहला हमला शुरू किया और विशाल काले आग के गोले बड़े सितारों की तरह आकाश में भर गए। इस बिंदु पर लेलिन का इन दो रैंक 2 मैगी के साथ संघर्ष अब शांतिपूर्ण ढंग से हल नहीं हो सकता था। ये लड़ाई तभी खत्म होगी जब एक पक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। रैंक 2 मैगस में पदोन्नत होने के बाद लेलिन द्वारा उपयोग किए जाने वाले रैंक 1 मंत्रों की शक्ति में भी भारी वृद्धि हुई थी। लेटेंट फायरबॉल में अब वह शक्ति थी जो लेलिन द्वारा रैंक 1 वॉरलॉक होने के दौरान इस्तेमाल किए जाने की तुलना में कई स्तरों से अधिक मजबूत थी। काली आग की विशाल लहरें आकाश में फैल गईं, जिससे हवा में उपस्थित अणु लगभग वाष्पित होकर नष्ट हो गए। वह भी अभी आगे बढ़ा है और उसने अभी तक अपने रैंक 2 मंत्र का मंत्र मॉडल रिकॉर्ड नहीं किया है। उसके विषैले जन्मजात जादू से सावधान रहो। कैबोन और डेसमंड ने एक दूसरे को देखा। एक व्यक्ति ने भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जबकि दूसरे ने भूरे काले रंग के बवंडर भेजे जो लेलिन की ओर बढ़े। बिजली, बवंडर और काली लपटें निर्दयतापूर्वक एक दूसरे से टकरा रही थीं। चांदी की आध्यात्मिक शक्ति ने हवा को विभाजित कर दिया, जिससे एक विशाल आध्यात्मिक शक्ति भंवर उत्पन्न हो गई। ठोस आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में रैंक 2 मैगी ने ऐसा जादू प्रदर्शित किया जो रैंक 1 मैगी की शक्ति से कहीं अधिक था, जिससे फोर सीजन्स गार्डन का मुख्यालय मलबे में तब्दील हो गया। 3 बड़े चांदी के हाथ, जो 10 मीटर से अधिक लंबे थे, प्राचीन काल के दिग्गजों की तरह कुश्ती लड़ रहे थे। विशाख पित्त। ये लड़ाई 10 से अधिक बार जारी रही और लेलिन की आंख में चमक के साथ जहर की एक निराकार लहर 2 विपरीत रैंक 2 मैगी की ओर बढ़ी। इस बार हवा में भी हल्की लहरें उठीं। उसके जहरीले हमले से सावधान रहो। कैबोन और डेसमंड ऐसे पीछे हटे मानो उन्होंने कोई जहरीला सांप देख लिया हो। विंग विंग। तारांकन। निराकार तरंगों ने दोनों जादूगरों की जन्मजात रक्षात्मक मंत्र संरचनाओं को तोड़ दिया, जिससे जंग की आवाजें उत्पन्न हुईं। लेलिन की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी और निराकार लहरें पारदर्शी हाथों में बदल गईं जो कैबोन की ओर बढ़ गईं। तारांकन पाक। तारांकन कैबोन के सामने की सहज रक्षात्मक संरचना इस पारदर्शी हाथ के हमले का सामना नहीं कर सकी और एक बड़ा छेद बन गया। सर्वक्षय। कैबोन मंत्र पढ़ते समय असमंजस में दिख रहा था। काले बवंडर सभी दिशाओं में घूम रहे थे, जो किसी खिलते हुए काले फूल की कली की तरह लग रहे थे। गड़गड़ाहट। बड़ा पारदर्शी हाथ और काला फूल आपस में टकरा गए। दोनों हमले विफल हो गए और भटकी हुई ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई। आकाश में एक पारदर्शी दरार फूट पड़ी और काली स्थानिक दरारें बन गईं। लेलिन और कैबोन ने 2 अलग अलग दिशाओं से हमला किया। इस समय लेलिन के होठों पर एक भयावह मुस्कान चमक उठी। उसके हाथ की एक लहर से लाल पाउडर की एक बड़ी मात्रा आग के बादल की तरह हवा में फैल गई, झुलसा देने वाला स्पर्श। ज्वलंत ऊर्जा की 2 रेखाएं निकलीं और एक क्षण में वे हवा में फैल गईं और कैबोन के सामने प्रकट हो गईं। हमले से उत्पन्न ऊर्जा में उतार चढ़ाव के कारण कैबोन के चेहरे का भाव बदल गया। रैंक 2 जादू। ये कैसे हो सकता है? क्या वह अभी अभी आगे नहीं बढ़ा है? तारांकन पू। तारांकन पू। तारांकन। 2 ज्वलंत धारियां कैबोन के पेट के निचले हिस्से और दाहिने कंधे में घुस गईं, जिससे 2 बड़े घाव हो गए जो काले पड़ गए थे। लेलिन का इन 2 रैंक 2 मैगी के साथ झगड़ा इसलिए हुआ था ताकि वह समय रोक सके, ताकि वह विशालकाय सर्प की पुस्तक में रैंक 2 मंत्रों का विश्लेषण कर सके। विशालकाय सर्प की पुस्तक प्राप्त करने के बाद लेलिन को 3 रैंक 2 मंत्र मॉडल प्राप्त हुए थे। हालांकि जब वह अभी भी रैंक 1 वॉरलॉक था, तब एआई चिप उनमें से कुछ भी बनाने में असमर्थ था। अब उनकी उन्नति के बाद एआई चिप अंततः इन मंत्र मॉडलों का विश्लेषण कर सकती है। लेलिन ने एक अग्नि तत्व आक्रामक मंत्र चुना और एआई चिप को इसका विश्लेषण करने का आदेश दिया। एआई चिप की शक्तिशाली गणनात्मक क्षमताओं के साथ अंततः मंत्र मॉडल का विश्लेषण किया गया और जानकारी लेलिन के दिमाग में भेजी गई। गरज के साथ तूफान। अपने सहयोगी को घायल देखकर डेसमंड तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ा। बिजली का एक शक्तिशाली तूफान लहर की तरह उठा और लेलिन की ओर बढ़ा। कैमोइन के तराजू। लेलिन ने अपने चेहरे पर दृढ़ता दिखाई और उसके शरीर पर बारीक काली पपड़ियां उभर आईं। रैंक 2 वॉरलॉक तक आगे बढ़ने के बाद लेलिन के शरीर पर मौजूद शल्कों से और भी अधिक गहरी काली चमक निकलने लगी और शल्कों की सतह पर अधूरे पैटर्न भी थे, जो स्पष्ट रूप से एक गहरे तात्विक रून अवरोध का निर्माण कर रहे थे। बाधा तुरंत एक विशाल ठोस काले रंग की ढाल में बदल गई, जो तूफान के सामने स्थित हो गई। लेलिन ने डेसमंड के पीछे से हमले की परवाह नहीं की और उसकी आंखें एम्बर रंग की ऊर्ध्वाधर पुतलियों में बदल गईं जो सीधे कैबोन को देख रही थीं, जो खून थूकते हुए तेजी से पीछे हट रहा था। पत्थरीकरण की आंखें। लेलिन की अंबर रंग की ऊर्ध्वाधर पुतलियों से पत्थरीकरण किरणों की 2 पंक्तियां कैबोन तक पहुंच गईं, जो पीछे हटने की स्थिति में था। कैबोन ने खून जमा देने वाली चीख निकाली और अपनी आंखें ढंग लीं, जिनसे राख जैसी सफेद पत्थर की त्वचा की एक परत फैलने लगी।
रैंक 2 वॉरलॉक की शक्ति रैंक 1 मैगस से भी अधिक शक्तिशाली थी और लेलिन के पास मूल रूप से मौजूद 2 रैंक 1 जन्मजात मंत्रों को बहुत अधिक बढ़ावा मिला था। यहाँ तक कि रैंक 2 मैगस भी प्रभावित हुआ। लेलिन की गति तेजी से बढ़ गई और एक पल में वह कैबॉन तक पहुंच गया, जो अभी भी भाग रहा था। उसकी आंखों में भावना का कोई निशान नहीं था। अग्नि जैसा लाल झुलसाने वाला स्पर्श पुनः डाला गया। 3 ज्वलंत धारियां आपस में मिलकर एक व्यक्ति की भुजा जितनी मोटी हो गईं और कैबॉन के मस्तिष्क में घुस गईं। तारांकन टकराना। तारांकन। कैबॉन का सिर तरबूज की तरह फट गया और लाल और सफेद मस्तिष्क में द्रव और खून पूरी जमीन पर टपकने लगा। तारांकन धमाका। तारांकन। बड़ी काली ढाल टूट गई और दरारों से बिजली रिसकर लेलिन की ओर बढ़ी। तस तस। तारांकन। लेलिन के पीछे नीली बिजली चमकी और वह पीला पड़ गया। विस्मृति, अब आपकी बारी है। लेलिन ने पीछे मुड़कर डेसमंड को ठंडी निगाहों से देखा। अल्पविराम। कुछ दिनों बाद पूरे दक्षिणी तट पर चौंकाने वाली खबर फैल गई। डार्क मैगी ने एक बार फिर 4 सीजन्स गार्डन के मुख्यालय पर हमला किया था और वहां मौजूद सभी मैगी पूरी तरह से खत्म हो गए थे। गुप्त विमान का प्रवेश द्वार नष्ट कर दिया गया था और यहां तक कि सहायता प्रदान करने के लिए आए रैंक 2 मैगस भी युद्ध में मारे गए थे। इस खबर को और भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि इस युद्ध में हमला करने वाले डार्क मैगी को भी कोई लाभ नहीं मिला था। न केवल नेता कैबोन की मृत्यु हो गई थी, बल्कि डार्क मैगी के कुलीन वर्ग का भी पूरी तरह से सफाया हो गया था। युद्ध के बाद लेलिन का नाम दूर दूर तक फैल गया। 2 रैंक 2 मैगी को मारने और यहां तक कि गुप्त विमान के प्रवेश द्वार को नष्ट करने वाले व्यक्ति के रूप में लेलिन अब प्रकाश और अंधेरे मैगी दोनों की वांछित सूची में था। किसी भी रैंक 2 मैगी के पास दक्षिणी तट पर अपार शक्ति थी और उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था। एक रैंक 2 मैगी जो अकेले जा रहा था और किसी भी प्रतिबंध से बंधा नहीं था और जिसके पास एक लड़ाई को नियंत्रित करने की भयानक क्षमता भी थी। लेलिन का अस्तित्व अब कई उच्च रैंक वाले मैगी के लिए भय का विषय बन गया था। उनका उपनाम राक्षसी विश्व राजा फैलने लगा, एक ऐसे क्षेत्र में जिसे अनंत प्रकाश की भूमि कहा जाता है। एक महल जैसी इमारत जो उल्टी थी, किसी तरह सीधी खड़ी हो गई। इमारत की सतह पर रक्षात्मक निशान लगातार टिमटिमा रहे थे। ये वह स्थान था जहां बोटेली परिवार रहता था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह भविष्यवाणी करने की क्षमता रखता है। यद्यपि पिछले कुछ 100 वर्षों में उनकी शक्ति में गिरावट आई है, फिर भी उनमें अभी भी वह शक्ति बची हुई है जो अपने चरम पर थी। महल के द्वार के पास 2 अजीब पत्थर के पहरेदार थे। गेट के सामने 2 मूर्तियां थीं जिनके हाथ में बड़ी बड़ी तलवारें जमीन में गड़ी हुई थीं। ये दोनों मूर्तियां 10 मीटर से अधिक ऊंची और 2 से 3 मीटर चौड़ी थीं। चाहे उनका रूप हो या हथियार, उनसे एक भयावह आभा निकलती थी। महल के अंदर सफेद ठंडी हवा से भरे तहखाने में ये बर्फ के पारदर्शी टुकड़ों से भरा हुआ था। ठंडे कमरे के मध्य में एक पारदर्शी बर्फ का ताबूत था। अपने पेट के निचले हिस्से पर हाथ रखे हुए कुलीन रक्त और सुंदर स्वभाव की एक लड़की चुपचाप अंदर लेटी हुई थी। यद्यपि जेना अभी भी कोमा में थी, लेकिन उसके शरीर पर अभिशाप फैलने लगा था। मांस और नसों के काले काले ढेर लगातार फैलते रहते हैं। जेना के चेहरे पर काली गैस खत्म नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे छोटे छोटे सांप लगातार घूम रहे हों। इन सांपों के उसके शरीर से चिपके रहने के कारण जेना की पलकें हिलती रहीं और वह बहुत पीड़ा में दिख रही थी। लेलिन को श्राप लगाए हुए लगभग 1 महीना हो चुका था और यह पहले से ही पूरी तरह से फटने की कगार पर था। इलाज के बिना जेना का अंत संभवतः मैनला की तरह हो जाएगा, जो सूखी हड्डियों में बदल गई थी। तारांकन धमाका। तारांकन बर्फ के कमरे का दरवाजा खोला गया और वह बूढ़ी औरत जो लेलिन से मिली थी अंदर चली आई। जेना, हमारी पीढ़ी की मार्गदर्शक, शांति की महान माता की इच्छा के आधार पर आप इस दुनिया में अस्तित्व में बने रहेंगे। बूढ़ी औरत ने बुदबुदाते हुए फ्रीजर पर एक रक्त लाल चाबी रख दी। विंग विंग। तारांकन चाबी से लाल किरणें निकलकर बर्फ के ताबूत में रिसने लगीं। लाल रोशनी ने एक पल में जेना के शरीर को ढक लिया। लाल बत्ती की रोशनी में जेना के चेहरे पर लगी काली गैस गायब होने लगी। अभिशाप की भयावह शक्ति इतनी तेजी से कम हो गई कि उसे नंगी आंखों से देखा जा सकता था। लेलिन द्वारा प्रदान किया गया अभिशाप निवारण ताबीज, जैसी की उम्मीद थी, प्रभावी है। वृद्ध महिला ने फ्रीजर की ओर देखा जो लाल रोशनी उत्सर्जित कर रहा था और उसके चेहरे पर चमक आ गई। लेलिन को अधूरी उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक सौंपने के बाद, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसे विरासत में मिली थी, बदले में उसने ताबीज पहना दिया और अभिशाप के पूरी तरह से फटने से पहले ही वह वापस भागने में सक्षम हो गई। लेलिन फॉलियर, तुम पापी हो। तुम्हें शांति की माता द्वारा दंडित किया जाएगा और न्याय दिया जाएगा। बूढ़ी औरत ने कुछ हाथ के संकेत किए और धीमी आवाज में प्रार्थना की। तारांकन ड्रिप ड्रिप। तारांकन। चाबी से रक्त लाल तरल की बूंदें बनी और बर्फ की परत को भेदते हुए जेना की पीली, बर्फ सी सफेद गर्दन पर टपकने लगी। तस तस। तारांकन जेना की गर्दन के उस क्षेत्र से सफेद गैस उठी जो रक्त लाल तरल से ढका हुआ था और जो दृश्यमान दर से ठीक होने लगा था। तारांकन विंग। तारांकन। जेना, जो अब तक बेहोश थी, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। तारांकन बूम। धमाका धमाका। बर्फ का ताबूत टुकड़ों में बिखर गया और पूरे बर्फ कक्ष में अजीब सी हलचल मच गई।
वृद्ध महिला इस ऊर्जा उतार चढ़ाव से बहुत परिचित थी। ये घटना तब घटी जब उनका मार्गदर्शक भविष्यवाणी कर रहा था। वह अब शुरू करने जा रही है। उसके चेहरे पर एक घबराहट सी झलक रही थी। मैं अनगिनत मौतें देख रहा हूँ। राक्षस राजा, विषैली शक्तियों वाला एक राक्षस राजा आ रहा है। जेना की आंखें अचानक पीछे की ओर घूम गईं और उनमें सफेदी दिखाई देने लगी और एक धीमी और हौंफती हुई आवाज सुनाई दी। विषाक्त राक्षस राजा, क्या ऐसा हो सकता है? बूढ़ी औरत चौंकी और अचानक उसे ताज़ा खबर याद आ गई। विंग विंग, तारांकन। पहले की रक्त लाल चाबी अचानक हवा में तैरने लगी, जिससे चमकदार प्रकाश किरणें निकलने लगीं। एक ट्रैकिंग छाप। ये तो बुरा हुआ। बूढ़ी औरत की आंखें चौड़ी हो गईं। इस समय उल्टे महल के बाहर काले वस्त्र पहने लेलिन दिखाई दिया। क्या ये वही उल्टा महल है जिसके बारे में अफवाह फैलाई गई थी? ये सचमुच बहुत अजीब है। लेलिन ने अपना हुड उठाया और सामने की इमारत को देखा और प्रशंसा से आहें भरी। 2 रैंक 2 मैगी को मारने के बाद वह जानता था कि उसे प्रकाश और अंधेरे दोनों मैगी गुटों द्वारा पीछा किया जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने कपड़े बदले और दूसरे निकास द्वार से गुप्त विमान से बाहर निकल गए। यद्यपि प्रत्येक प्रवेश द्वार पर कठोर परीक्षण विधियां थीं, लेकिन ये सभी परीक्षण ऐसे थे जो अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान से एकत्रित कीमती सामग्रियों की आभा को पहचान लेते थे तथा उन्हें तस्करी से बाहर ले जाने से रोकते थे। लेलिन की रैंक 2 वॉरलॉक की क्षमताओं के साथ उसके लिए बच निकलना स्वाभाविक रूप से आसान था। जहां तक किसी भी वस्तु को पहचानने की बात है, लेलिन ने उन्हें स्थानिक चमड़े की थैली में रख दिया था। स्थानिक रूनों से अलगाव के कारण सबसे परिष्कृत पता लगाने वाली मंत्र संरचनाएं भी कोई निशान नहीं खोज पाएंगी। लेलिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी कलाई पर लाल चाबी के आकार का निशान प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। ये यहाँ है। लेलिन ने ट्रैकिंग छाप को देखते हुए मुस्कुराया। वह स्थान जहां जेना का परिवार रहता था ढूंढना कठिन था। ये कहा जा सकता है कि हैदर को भी प्रवेश करने के लिए बूढ़ी औरत के निर्देशों की आवश्यकता थी। वहां कोई वास्तविक नक्शा नहीं था। इस बूढ़ी महिला के साथ व्यापार में जेना के परिवार की दादी की मंशा अच्छी नहीं थी और वह चाहती थी कि लेलिन इस अधूरी उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक को ले ले और इसके द्वारा नियंत्रित हो जाए। लेलिन भी दयालु नहीं था और उसने ताबीज में एक ट्रैकिंग छाप जोड़ दी। छाप की मदद से वह अंततः जेना के परिवार के घोंसले का पता लगाने में सक्षम हो गया। यद्यपि उच्च स्तरीय ध्यान तकनीक पवित्र ज्वाला अपूर्ण है, फिर भी यह अद्वितीय है। इसकी प्रकृति अत्यंत कष्टकारी है तथा विश्व में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति इसका प्रशिक्षण ले पाता है। लेलिन के होंठ मुड़ गए, जैसे उसमें रक्तपिपासा उमड़ पड़ी हो। इस अहंकारी परिवार के बारे में उनकी अच्छी धारणा नहीं थी। चूंकि उसे पता चल गया था कि वे कहाँ हैं, इसलिए यह स्वाभाविक था कि वह इस काम को जल्द से जल्द पूरा करना चाहेगा। रुको! गेट पर खड़े 2 मूर्ति रक्षकों में जान आ गई और वे धीमी आवाज में चिल्लाने लगे, जिससे उनकी मांसपेशियां फड़कने लगीं। 2 जादुई प्राणी, साथ में उनकी शक्ति लगभग रैंक 1 मैगस के बराबर है। लेलिन की आंखें चमक उठीं, उसे पहले से ही इन गार्डों के बारे में सटीक जानकारी मिल गई थी। मैगस परिवार के लिए रक्षा का ये स्तर बुरा नहीं है। लेलिन ने अपना हाथ हिलाया और 2 बड़े काले आग के गोले उड़कर बड़ी मूर्ति के रक्षकों से टकराए जिन्होंने अपने हथियार निकाल लिए थे। तारांकन टकराना, धमाका, तारांकन। आग के गोले बड़े पत्थर की तलवारों से टकराए और पानी की तरह पहरेदारों के शरीर में समा गए। दोनों पहरेदार तुरंत 2 विशाल काली मशालों में बदल गए जो उग्र रूप से जलने लगीं। लेलिन के लेटेंट फायरबॉल के हमले के तहत 2 मूर्ति रक्षक जो हजारों वर्षों से आसपास थे, तुरंत काले पाउडर के ढेर में बदल गए। दुश्मन का हमला। कौन है भाई? महल में अनगिनत तीव्र आवाजें गूंजने लगी और फिर एक तांबे की घंटी की शोकपूर्ण तीखी ध्वनि सुनाई दी। महल की सतह पर रून हिलने लगे। ऐसे प्राचीन परिवार की रक्षा के लिए यहां तक कि शीर्ष रैंक एक मैगस भी पूरी तरह से सक्रिय होने पर भी प्रवेश करने में सक्षम नहीं होगा। हाँ, लेलिन ने एक लंबी सांस छोड़ी और उसके शरीर से चांदी जैसी आध्यात्मिक शक्ति की धारियां निकलने लगीं। फिर उसका शरीर रहस्यमय तरीके से हवा में तैरने लगा, जिससे एक विशाल चांदी का चेहरा बन गया। विषाक्त पित्त। बड़े चांदी के चेहरे के होठों से एक ठंडा मंत्र निकला। भयानक प्राचीन प्राणी, विशाल कैमोइन सर्प का जहर बिना आवाज किए महल के अंदर तक फैल गया। बाहर के रून विष के हमलों के प्रति पूरी तरह से बेकार थे। अंदर मौजूद हर व्यक्ति, चाहे वह अनुचर हो, सेवक हो या आधिकारिक मागी हो, जमीन पर गिर पड़ा। उनके शरीर सड़ने लगे। न केवल महल बल्कि आधे किलोमीटर के दायरे में सभी पौधे सूखने और सड़ने लगे थे। मौन, मृत्यु का भयानक सन्नाटा। इसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया तथा महल इसके केंद्र में था। इस विशाल क्षेत्र में कोई भी प्राणी इतना भाग्यशाली नहीं था कि वह जीवित बच सके और अनंत काल तक मृत्यु के आगोश में समा न सके। तारांकन धमाका। तारांकन पुराना ग्रे गेट जो अभी भी आकृतियों से भरा हुआ था, उसमें एक प्राचीन आभा थी जो चुपचाप गिर गई। विष के प्रभाव से न केवल रक्षात्मक संरचना बल्कि स्वयं इमारत भी विनाशकारी शक्ति से प्रभावित हुई। ग्रेनाइट जो अत्यंत ठोस प्रतीत होता था, उसमें लाखों छोटे छोटे छेद थे जो संक्षारण का परिणाम थे। पूरी इमारत हिल गई और ऐसा लग रहा था कि वह गिरने वाली है।
लेलिन को ऐसा लगा जैसे हल्का सा धक्का लगते ही पूरा महल एक बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गिर जाएगा। सड़ांध से भरे गलियारे में हर जगह सड़ती हुई लाशें बिखरी पड़ी थीं। लेलिन ने ट्रैकिंग छाप का अनुसरण किया और आगे बढ़ा। अंततः वह बर्फ के कमरे तक पहुंच गया जो कि महल में काफी दूर था। वह ठंडी सफेद गैस से भरे बर्फ के कमरे में दाखिल हुआ और 2 लाशें देखीं। वृद्ध महिला की मृत्यु अत्यंत पीड़ादायक तरीके से हुई थी। उसके हाथ में सभी प्रकार की विषनाशक दवाएं थीं। बेशक इसमें कोई फायदा नहीं दिख रहा था और उसका मांस अभी भी सड़ रहा था। एक आधिकारिक जादूगर के रूप में उसका प्रतिरोध स्पष्टतः एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक शक्तिशाली था। यहां तक कि मृत होने के बाद भी उसके शरीर को नष्ट करना अधिक कठिन था। व्यवस्था। बीच में बर्फीले काउंटर पर जेना की लाश चुपचाप पड़ी थी। उसके चेहरे पर, जो कि लगभग पूरी तरह से खा लिया गया था, हर तरह का पागलपन देखा जा सकता था, मानो विभिन्न लोगों के भाव एक साथ मिल गए हों। उसकी मुस्कुराहट में राहत की एक झलक थी जिसने उसे और भी अजीब बना दिया। विशालकाय कैमोइन सर्प के जहर का तीव्र संक्षारक प्रभाव था और जेना के शरीर में रहने वाली सभी आत्माओं को भयानक विषाक्त पदार्थों ने खा लिया। कितना दयनीय। उच्च श्रेणी की ध्यान तकनीक सेक्रेड फ्लेम प्राप्त करने के बाद लेलिन ने एआई चिप का उपयोग किया और इस ध्यान तकनीक की विशेषताओं का अनुकरण किया। पूर्वजों की पीढ़ियों को एकत्रित करना और उसे वंशजों के शरीर में सुरक्षित रखना, यह उच्च कोटि की ध्यान तकनीक ऐसी चीज थी जिसे अंधकार में जादूगर भी गुप्त और भयावह मानते थे। इसके अलावा जेना, जो मेजबान शरीर थी, स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगी और दयनीय स्थिति में पहुंच जाएगी। कुछ हद तक पवित्र ज्वाला में प्रशिक्षण लेने और अपने पूर्वजों की आत्माओं को विरासत में प्राप्त करने के बाद जेना की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। कितनी अजीब ध्यान तकनीक है और कितना दयनीय परिवार है। लेलिन ने उसकी ठोड़ी को छुआ। पवित्र ज्वाला के गुणों के कारण उनमें कुछ भय का भाव उत्पन्न हुआ। इससे पहले कि वह इसे पूरी तरह से समझ पाते और इन प्रभावों से बचने के तरीकों पर शोध कर पाते, वह इसके निकट जाने को तैयार नहीं थे। आधे दिन बाद लेलिन महल से चला गया। धमाका उसके जाने के बाद महल से लगातार छोटे छोटे पत्थर खिसकने लगे और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं। तारांकन गड़गड़ाहट। तारांकन। महल पूरी तरह से ढह गया और मलबे के ढेर में बदल गया। इसके बाद बोटेली परिवार खत्म हो गया। घने बादल आसमान में छाए हुए थे, कभी कभी गड़गड़ाहट और बिजली की चमक सुनाई दे रही थी। कुछ ही क्षणों बाद क्षितिज से काली वर्षा की बूंदें उतरने लगीं। कुछ ही दूरी पर स्थित टेलजोस ज्वालामुखी से अचानक आग का एक बड़ा स्तंभ आकाश की ओर फूट पड़ा। ज्वालामुखीय राख की बड़ी मात्रा हवा में उड़ गई और कुछ मानव निर्मित संरचनाओं के साथ वे उर्वरक वर्षा की बूंदों में बदल गईं और नीचे उतरी, जिससे टेलजोस मैदानों को बहुत अधिक जीवन शक्ति मिली। खेती कर रहे किसान तुरंत सड़क के किनारे घुटनों के बल बैठ गए और रात्रिहीन शहर के जादूगर की स्तुति गाने लगे। मागी के संरक्षण के कारण उनके पास प्रचुर मात्रा में फसल होती थी, जो उनके लिए भोजन या कपड़ों की कमी के डर के बिना जीने के लिए पर्याप्त थी, यहाँ तक कि अपने स्वामियों को भारी कर और योगदान देने के बाद भी। एक बड़ा काला सुंदर घोड़ा बारिश के बीच से गुजर रहा था और एक युवक की आकृति धुंधली सी दिखाई दे रही थी। हॉक, कितनी शर्म की बात है। अपने घोड़े को आगे बढ़ाते हुए वह अंदर ही अंदर विलाप करने लगा। अनंत नदी के मैदानों के गुप्त विमान में उसके विषैले पित्त की सीमा बहुत तेज और शक्तिशाली थी। यहाँ तक कि हॉक, जिसे मुख्यालय के किनारे रखा गया था, भी बच नहीं सका। इस हमले में, जो मित्र और शत्रु में भेद नहीं करता था, लेलिन ने परिवहन का ये बहुत सुविधाजनक साधन खो दिया। लेलिन को सीज़र से निपटने और 10,000 आत्मा मंत्र संरचना की स्थापना करने की आवश्यकता थी। उसे गुप्त रूप से डेसमंड को सूचित करने की भी आवश्यकता थी और उसका दिमाग बहुत तेजी से घूम रहा था। वेनम वाइवन हॉक केवल एक पालतू जानवर था जो परिवहन का साधन था। इसे ध्यान में रखे बिना ये लेलिन के जहरीले हमले के तहत बाहरी परतों पर मैगी के साथ मर गया था। हालांकि अपनी तरह की सीमाओं के कारण वेनम वाइवन केवल रैंक 1 मैगस जितना ही मजबूत बन सकता है। जब मुझे रैंक 2 वॉलॉक में पदोन्नत कर दिया गया तो हॉक की उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली गई। मैं इसे मुक्त करने का अवसर ढूंढने जा रहा था, लेकिन लेलिन ने हॉक के दुर्भाग्यपूर्ण निधन पर एक क्षण का मौन धारण करते हुए आह भरी। फिर उसने इस विचार को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और अपना ध्यान विशाल रात्रिहीन शहर पर केंद्रित किया जो बारिश में ऊंचा उठ रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने घोड़े का सिर घुमाया और वह अपने मूल मार्ग से अलग होकर सामान्य मनुष्यों से भरे एक छोटे से शहर की ओर सरपट दौड़ने लगा। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता के कारण नाइटलेस सिटी के पास दर्जनों बड़े कस्बे थे जहां सामान्य लोग रहते थे। उपग्रहों की तरह उन्होंने नाइटलेस सिटी को घेर लिया। हर दिन सभी क्षेत्रों के सामान्य मनुष्य, जादूगर बनने की इच्छा रखने वाले लोग, भगोड़े, या यहाँ तक कि वे लोग जो केवल अपनी युवावस्था और साहसिक प्रकृति के कारण यहाँ थे, उन्हें वास्तविकता की क्रूरता का पता चला। इन मनुष्यों को नाइटलेस सिटी से बाहर निकाल दिया गया था और वे इस तरह के शहर में केवल इधर उधर भटक सकते थे। लेलिन क्लिंट नामक एक कस्बे में आया, एक बार पाया और अंदर जाकर मीट का ऑर्डर दिया और चुपचाप उसे पी गया। मालिक। लगभग 10 मिनट बाद काले कपड़े और हुड पहने कुछ लोग वहां पहुंचे और एक बूढ़ा आदमी जो उनका नेता था, बोला,
मेरे साथ आइए। लेलिन ने एक चांदी का सिक्का उछाला और लोगों के इस समूह को बार से बाहर ले गया। इसके बाद बूढ़ा आदमी लेलिन को शहर के बाहरी इलाके में एक विला में ले गया। मालिक, आपका संदेश प्राप्त करने के बाद हमने तुरंत आपूर्ति व्यवस्थित की और नाइटलेस सिटी छोड़ दी। हमने यह मकान किराए पर लिया है और आपके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। विला में प्रवेश करने के बाद नेता ने हुड हटाया और एक चांदी के बालों वाले बूढ़े आदमी को प्रकट किया। ये डेमियन था, जो लेलिन द्वारा खरीदा गया स्तर 3 का अनुचर दास था, जो उसका बटलर भी था। वह नाइटलेस सिटी में लेलिन की संपत्ति का प्रभारी था। नंबर 4 और नंबर 5 दो महिला ग्रैंड नाइट्स भी आसपास थीं। वे दरवाजे पर पहरेदारों की तरह सतर्क थे। पहली बार जब वह लड़के से मिला था और 1000 मैडलिंग हैंड के जासूस बनने के मिशन को स्वीकार किया था, तो लेलिन को पूरी स्थिति के बारे में बुरा लग रहा था और उसने डेमियन और बाकी लोगों को जल्द से जल्द नाइटलेस सिटी छोड़ने का आदेश दिया था। पीछे मुड़कर देखने पर पता चला कि उनका प्रारंभिक निर्णय सही था। यदि ऐसा नहीं होता तो डेमियन और बाकी लोग बहुत पहले ही प्रकाश मैगी द्वारा बंदी बना लिए गए होते। डेमियन, 4 नंबर 5, क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? लेलिन गंभीर लग रहा था। मालिक, आपकी इच्छा हमारा आदेश है। लेलिन को इतनी गंभीरता से पूछते हुए सुनकर डेमियन और नंबर 4 और नंबर 5 तुरंत एक घुटने पर बैठ गए और जवाब का जाप करने लगे। वे आध्यात्मिक रूप से लेलिन से बंधे हुए दास थे। नंबर 2 और नंबर 3 की तरह वे अवज्ञा नहीं कर सकते थे, भले ही लेलिन चाहता था कि वे आत्महत्या कर लें। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि तुम मृत्यु चैनल पार करो और मेरे गृहनगर चेर्नोबिल द्वीप पर लौट आओ और मेरे परिवार की रक्षा करो। समझा? डेमियन और अन्य दो तुरंत सहमत हो गए। मैं चाहता हूं कि आप चेर्नोबिल द्वीप पर विरासत छोड़ जाएं और शपथ लें कि आपके छात्र दुनिया के अंत तक इस मिशन को जारी रखेंगे। लेलिन की आवाज कर्कश हो गई। समझ गया, गुरुजी। आध्यात्मिक रूप से कलंकित तीनों दास कांप उठे और अपना सिर नीचे झुका लिया। अच्छा, लेलिन ने सिर हिलाया। उसके हाथ की एक लहर से उसके हाथ से 3 काली धारियां उड़ी और तीनों लोगों के माथे में घुस गईं। तस तस, तारांकन आध्यात्मिक रूप से कलंकित दासों ने तुरंत मुंह बना लिया तथा अपने हाथों से जमीन को कसकर पकड़ लिया। उनके माथे पर लेलिन की अपनी गुप्त छाप उभर आई। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे अंदर एक जादुई हमला है जो मेरे द्वारा किए गए हमले जितना ही शक्तिशाली है। कुछ अनुष्ठानों के साथ इसे आगे भी पारित किया जा सकता है। लेलिन अब रैंक 2 वॉरलॉक था और पूरे दक्षिण तट पर कुछ ही ऐसे थे जिनके पास इस स्तर की ताकत थी। केवल एक हमले से ही आधिकारिक मैगस गंभीर रूप से घायल हो सकता है या उसकी मृत्यु भी हो सकती है। गुप्त छाप के और भी अधिक उपयोग थे। दक्षिणी तट पर कुछ ऐसे मागी थे जो ज्योतिष विद्या और भविष्यवाणियां करने में कुशल थे। इस छाप के साथ वे इन मंत्रों से अधिकांशतः प्रतिरक्षित हो जाएंगे। लेलिन की वर्तमान ताकत, जो रैंक 2 वॉरलॉक है, का मतलब है कि उसके खिलाफ सामान्य भविष्यवाणी विधियां बेकार थीं। मैगी भयानक विकिरण और प्रदूषण का स्रोत थे और रैंक 2 मैगस के लिए यह और भी अधिक शक्तिशाली था। लेलिन महसूस कर सकता था कि वह एक निरंतर ऊर्जा भट्टी की तरह था जो लगातार भयावह ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित कर रहा था, जिससे हवा भी विकृत हो रही थी। एक निश्चित स्तर की शक्ति पर बाहरी दुनिया भी प्रभावित होगी। यदि अभी कोई लेलिन के बारे में भविष्यवाणी करना चाहता है तो एक साधारण रैंक 2 मैगस पर्याप्त नहीं होगा। कम से कम एक रैंक 3 मैगस जो भविष्यवाणी में कुशल था ऐसा करने में सक्षम होगा। छाप से सुरक्षा मिलने पर वे तीनों फॉलियर परिवार को खोजने और उसकी देखभाल करने के लिए एक स्थान पा सके। लेलिन को इस बात पर भरोसा नहीं था कि वे अंधेरे और प्रकाश वाले मैगी के हमलों का सामना करने में सक्षम होंगे। उनकी एकमात्र इच्छा यही थी कि वे फॉलियर परिवार को चेर्नोबिल द्वीप समूह के खतरों से सुरक्षित रखें। मैगस दुनिया में मानक अभ्यास के आधार पर लेलिन की मृत्यु की पुष्टि होने से पहले कोई भी अंधेरा और प्रकाश मैगी फॉलियर परिवार के खिलाफ हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यदि नहीं, तो उन्हें एक जादूगर से भयंकर प्रतिशोध का सामना करना पड़ेगा जो पहले ही रैंक 2 पर पहुंच चुका है और उसके पास भयानक विनाशकारी शक्ति है। आक्रमण का ये स्तर कुछ ऐसा था कि नाइट का लाइट हाउस भी, जिसके पास रैंक 3 का मैगस था, उसका सामना करने को तैयार नहीं था। इसलिए इन आध्यात्मिक रूप से बंधे हुए दासों की सुरक्षा के साथ चेर्नोबिल द्वीप पर रहने वाला फॉलियर परिवार पूरी तरह से सुरक्षित था और उसे आगे विकास करने के लिए भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। इन 3 लोगों और उनके उत्तराधिकारियों को कम से कम 500 वर्षों तक फॉलियर परिवार की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। उस स्थिति में मुझे उनके प्रति अब और अपराध बोध महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेलिन ने गहरी सांस ली। उनका शरीर मूल लेलिन फॉलियर का था। चाहे वह किसी भी प्रकार का व्यक्ति रहा हो, फिर भी वह किसी के खून और मांस को अपने अंदर समाहित करने के लिए क्षमा प्रार्थी था। लेकिन यदि उसे वापस लौटना पड़े और अजनबियों को अपना रिश्तेदार और यहाँ तक कि माता पिता मानना पड़े, तो वह ऐसा नहीं करने वाला था। अंततः उनसे चिंतित न होना ही उनका सर्वोत्तम विकल्प था। यदि वह काम नहीं करता तो उसके लिए अभी भी कुछ 100 साल तक इंतजार करना और लेलिन के सभी परिचितों के मरने तक इंतजार करना संभव था और फिर उनके परिवार को कुछ लाभ देना संभव था। और लेलिन ने एक क्षण सोचा और फिर अपने गले से गहरे लाल रंग का क्रॉस पेंडेंट उतार दिया।
यह मध्यम श्रेणी की जादुई कलाकृति थी जिसे उसने सावधानीपूर्वक बनाया था, गिरे हुए सितारे का पेंडेंट। रैंक 2 वॉरलॉक बनने के बाद इस जादुई कलाकृति से उसे जो मदद मिली वह अप्रतिम थी। उसके पास उपलब्ध संसाधनों की सीमाओं के कारण फॉलेन स्टार पेंडेंट को और अधिक शक्तिशाली बनाना कठिन था। इसे भी वापस लाओ। यदि फॉलियर परिवार का कोई उत्तराधिकारी मैगस बनने की क्षमता रखता हो तो उसे यह पद दे दो। लेलिन ने फॉलन स्टार पेंडेंट उसे सौंप दिया और उसी समय उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके कंधों से कोई भार उतर गया हो। शहर की ओर लौटना। ठंडी हवा बह रही थी और अपने पीछे सूखे पत्तों के टुकड़े हवा में उड़ते हुए छोड़ जा रही थी, जो तितलियों की तरह नाच रहे थे। क्रिस्टल की तरह साफ जलधारा चुपचाप बह रही थी, जिससे इस क्षेत्र में शांति बढ़ रही थी। एक ग्रे गिलहरी अपनी रोएदार पूंछ हिलाती हुई बिजली की गति से पेड़ पर चढ़ी और अपने हाथ में पकड़े हुए बलूत के फल को तेजी से कुतरने लगी। समय समय पर वह अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने के लिए अपना छोटा सा सिर घुमाता रहता था। काचा तारांकन एक सूखी लकड़ी के टुकड़े पर पैर रखा गया और वह टूट गया। गिलहरी चौंक गई क्योंकि उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बलूत का फल छोड़ दिया और पेड़ पर और भी ऊपर चढ़ गई। वह उस मानव आकृति की ओर आशंका से देखने लगा जिसने क्षेत्र की शांति भंग कर दी थी। पिछली बार मैं यहाँ 1 वर्ष से भी कम समय पहले आया था, है न? ये सोचना कि वास्तव में इतना कुछ बदल गया है। लेलिन ने अपने आसपास की स्थिति पर नजर डालते हुए कहा। वह उस छोटे से शहर में वापस आ गया था जहां बूढ़ा शैतान उसे प्राचीन आत्महत्या संप्रदाय के अभियान पर लेकर आया था। केवल ये शहर ही खंडहर में तब्दील हो चुका था। शहर के खंडहरों के चारों ओर एक गहरे हरे रंग की बेल फैली हुई थी, जिसमें कभी कभी जानवरों की आकृतियां उड़ती हुई दिखाई देती थीं। हालांकि वहां किसी भी प्रकार के मानवीय निशान नहीं मिले। कई दृश्यमान संकेतों से पता चलता है कि इस शहर के निवासियों ने लेलिन के अभियान के तुरंत बाद स्वेच्छा से अपने घरों को त्यागने का फैसला किया था। ये मैगी के प्रति भय है। लेलिन ने अपना सिर हिलाया और उसे इस घटनाक्रम से कोई झटका नहीं लगा। यद्यपि लेलिन और अन्य लोग गुप्त रूप से यहाँ आए थे और उन्होंने किसी भी निवासी की हत्या नहीं की, फिर भी उन्होंने शहर के लोगों को 3 दिनों तक गहरी नींद में डाल दिया। हालांकि निवासी इन भयानक तरीकों को केवल मैगी से ही जोड़ते हैं। ये ज्ञात था कि प्रकाश मागी क्षेत्र के मागी सतह पर रहने वाले सामान्य मनुष्यों के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होंगे। हालांकि कौन गारंटी दे सकता था कि निवासियों को एक काला मैगस नहीं दिखेगा? इसलिए घबराए हुए निवासियों ने तुरंत इसकी सूचना अधिकारियों को देने का निर्णय लिया। हालांकि उस समय इटर्नल रिवर्स के गुप्त विमान के बारे में सभी मैगी को जानकारी सार्वजनिक कर दी गई थी। प्रकाश मागी की शक्ति वहां केंद्रित थी, इसलिए किसी के पास उस उजाड़ छोटे से शहर से परेशान होने का अवकाश नहीं था जिसे अंधेरे मागी गतिविधियों पर संदेह था। इसके अलावा किसी की मृत्यु की सूचना नहीं मिली। इसलिए लाइट मैगी एलायंस ने मामले की जांच के लिए केवल स्तर 3 के कुछ अनुचरों को भेजा। स्वाभाविक रूप से ये अनुचर एक आधिकारिक जादूगर द्वारा स्थापित छद्मवेश को नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्राचीन आत्मा वध संप्रदाय के गुप्त विमान के प्रवेश द्वार का पता नहीं चल सका। क्षेत्र में खोजबीन के बाद भी कोई लाभ न होने पर अनुचरों का समूह केवल ये निष्कर्ष निकाल सका और रिपोर्ट दे सका कि वहां कुछ अंधकार में मैगी थे जो बहुत पहले ही चले गए थे और जाहिर तौर पर उन्होंने क्षेत्र में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। इस स्तर का खतरा स्वाभाविक रूप से लाइट मैगी गठबंधन का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा और चीजें इस स्थिति तक खींची चली गईं। भले ही प्रकाश मागी ने इसे महत्व नहीं दिया, लेकिन जो निवासी जीवन भर शहर में रह रहे थे वे कैसे बुरा नहीं मान सकते थे। आखिरकार प्रकाश मागी के प्रभाव में उन्होंने बचपन में और वयस्क होने पर अक्सर अंधकार मागी द्वारा राज्यों का उन्मूलन करने के बारे में सुना था। हालांकि जांचकर्ता पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि डार्क मैगी चले गए हैं, लेकिन क्या होता अगर का सवाल हमेशा बना रहता था। इसलिए बिना किसी और सहायता के निवासियों ने इस शहर को छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद क्षेत्र में घटित हुई कुछ अलौकिक घटनाओं के कारण शहर के कुछ बुजुर्ग लोग जो यहीं रहने का निर्णय ले चुके थे बिना किसी सुराग के गायब हो गए। इन घटनाओं के कारण सभी लोगों ने शहर को पूरी तरह त्याग दिया था। लेलिन ने उदासीनता से शहर के बारे में प्राप्त समाचारों के बारे में सोचा। डेमियन और बाकी लोगों को अपने परिवार की रक्षा करने का निर्देश देने के बाद वह इस क्षेत्र की यात्रा पर आया था और एक बार फिर प्राचीन टेलीपोर्टिंग मंत्र संरचना को देखने के लिए तैयार था। रैंक 2 वॉरलॉक में आगे बढ़ने के लिए उसने गुप्त विमान के एक द्वार को नष्ट कर दिया था और यहां तक कि 2 रैंक 2 मैगी को भी मार डाला था। जो शत्रुता पैदा हुई वह सामान्य रूप से बहुत बड़ी थी। हालांकि लेलिन को अपनी ताकत पर भरोसा था, फिर भी उसे इस बात से सावधान रहना था कि प्रकाश और अंधेरे मैगी के पास उनके ट्रम्प कार्ड थे, मैगी जो रैंक 3 तक पहुंच चुके थे। इस समय लेलिन निश्चित रूप से उस स्तर के प्रतिद्वंद्वियों के मुकाबले में नहीं था, इसलिए उसने भागने का रास्ता चुनने के बाद देर न करने का निर्णय लिया था। काले और सफेद मैगी पहले ही दक्षिणी तट के हर कोने में घुसपैठ कर चुके थे, इसलिए यहाँ छिपना संभव नहीं था। दक्षिणी तट पर कई डरावने और खतरनाक क्षेत्र भी स्थित थे। यहाँ तक कि आधिकारिक मैगी के लिए भी वहां जाने का मतलब होगा मृत्यु की 90% संभावना। यदि लेलिन बिना किसी विस्तृत जानकारी के उन क्षेत्रों में घूमता तो वह मूर्ख होता।
इसके अलावा यदि लेलिन की किस्मत अच्छी रही और वह सफलतापूर्वक उन क्षेत्रों को पार करने में कामयाब रहा तो भी वह चेरनोबिल द्वीप समूह जैसे बंजर भूमि पर पहुंच सकता था। लेलिन अभी भी मैगस के रास्ते पर आगे चलना चाहता था, इसलिए वह ऐसे क्षेत्र में जाने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि प्राचीन टेलीपोर्टिंग मंत्र गठन अलग था। टेलीपोर्टेशन की दूरी बहुत बड़ी थी, कम से कम ये दक्षिणी तट की दूरी से कई गुना अधिक दूरी तक फैला होगा। यहाँ तक कि यह संभावना भी थी कि यह हमें किसी दूसरी दुनिया में ले जाएगा। मैगस वर्ल्ड के चारों ओर कई शक्तिशाली दुनियाएं और विमान थे। प्राचीन काल में प्राचीन मागी ने एक के बाद एक दुनिया पर विजय प्राप्त की और खुद को मजबूत करने के लिए उन दुनियाओं के अद्वितीय कानूनों का विश्लेषण किया। ये प्राचीन टेलीपोर्टिंग मंत्र रचना संभवतः उस दुनिया या क्षेत्र से जुड़ी हुई थी जिस पर प्राचीन आत्मावध संप्रदाय का एक समय प्रभुत्व था। इसके अलावा जिस स्थान पर टेलीपोर्टेशन होगा वह निश्चित रूप से संसाधनों से भरपूर स्थान होगा, कम से कम दक्षिणी तट के बराबर। अन्यथा प्राचीन मागी को इस टेलीपोर्टिंग मंत्र रचना की रचना करने का अवकाश क्यों मिला होगा? इसे बनाने की लागत कोई छोटी रकम नहीं थी। ये प्राचीन आत्मावध संप्रदाय जैसे गुट की वित्तीय स्थिति को पंगु बनाने के लिए पर्याप्त थी। लेलिन का दृढ़ विश्वास था कि इसका निर्माण केवल भागने के साधन के लिए नहीं किया गया था। इस विषय पर बोलते हुए मुझे आश्चर्य है कि गार्गामेल, ओल्ड डेविल और जे कैसे हैं। लेलिन ने उसकी ठोड़ी को सहलाया। हालांकि वह पहले ही रैंक 2 वॉरलॉक में आगे बढ़ चुका था, फिर भी उसके मन में गार्गामेल के प्रति भय था जो अनगिनत प्रतिशोधी आत्माओं के सम्मिलन के माध्यम से पैदा हुआ था। आखिरकार ये संप्रदाय द्वारा भगवान जाने कितने वर्षों के लिए सील कर दिया गया था और वास्तव में इसके वापस आने पर तुरंत रैंक 2 मैगस की ताकत थी। किसी को यह अवश्य जानना चाहिए कि डायलन गार्डन में ब्लैक होरल स्नैक इतनी लंबी सीलिंग अवधि के बाद रैंक 3 मैगस से अनुचर के स्तर पर पहुंच गया था। लेलिन के अनुमान के अनुसार गुप्त विमान के अंदर मौजूद गार्गामेल सील होने से पहले कम से कम रैंक 4 मैगस की ताकत तक पहुंच गया था। प्राचीन समय में इन स्तरों के मैगी के नाम पर एक और शब्द गढ़ा गया था, मॉर्निंग स्टार मैगी। महान मैगस सेरहोम द्वारा लिखित विशालकाय सर्प की पुस्तक के वर्णन के अनुसार जब मैगस रैंक 3 में प्रवेश करता है तो उसका शरीर बहुत लंबे समय तक अवरोध की स्थिति से गुजरता है। रैंक 3 मैगस के लिए रैंक 4 मैगस में आगे बढ़ने के लिए कठिनाई हर पूर्ववर्ती उन्नति को पार कर जाएगी। इसकी तुलना इस तथ्य से भी की जा सकती है कि एक सामान्य मनुष्य का रैंक 3 मैगस बनना रैंक 3 मैगस से रैंक 4 मैगस बनने की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। प्राचीन काल में भी रैंक 4 मैगी अपने क्षेत्रों के शासक थे। जहां तक उनके शीर्षक की बात है तो वह था मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या था? बहुत ऊपर आसमान में अद्वितीय, शाश्वत। जो मैगस रैंक 4 में आगे बढ़ने में सक्षम थे वे इस तरह के खिताब के योग्य थे। इसके अलावा उनका जीवन काल भी काफी हद तक बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि 1000 साल तक जीना भी बच्चों का खेल था। सामान्य मनुष्यों या यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के जादूगरों के लिए भी ये पहले से ही अमर होने के दायरे तक पहुंच रहा था। इस स्तर पर मैगी वास्तव में पहाड़ों को पलटने और समुद्र को जलाने की विनाशकारी शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम होगी। ऐसी शक्ति के विरुद्ध लड़ने के लिए जनसागर का उपयोग करना अप्रभावी था। उनमें से केवल एक ही निचले स्तर के मैगी की सेना के अस्तित्व से मुकाबला कर सकता है। ये लाइटनिंग कॉर्प्स से बिल्कुल अलग विचार था। प्राचीन काल में मैगस सेनाओं में कम से कम दसियों हजार आधिकारिक मैगी होते थे, जिनमें कई दर्जन रैंक 2 मैगी भी शामिल थे। जहां तक कप्तानों और उपकप्तानों का सवाल है, रैंक 3 मैगी निश्चित रूप से वे थे जो इन पदों पर थे। यदि लाइटनिंग कोर का स्तर ऐसा होता तो लेलिन बहुत पहले ही मर चुका होता। हालांकि एक मॉर्निंग स्टार मैगस प्राचीन मैगस सेना की ताकतों को नष्ट कर सकता था। लेलिन ने जो गार्गामेल पहले देखा था वह पहले से ही एक लंबी सीलिंग अवधि से गुजर चुका था। हालांकि वापस लौटने पर इसमें रैंक 2 मैगस की ताकत थी। पहले जो ताकत इसमें थी वह कम से कम मॉर्निंग स्टार मैगस जैसी तो रही ही होगी। स्पष्ट शब्दों में कहें तो ऐसा अस्तित्व लेलिन को सिर्फ एक उंगली से मार सकता है। यदि सूचना के कई स्रोतों ने इस क्षेत्र से गार्गामेल के प्रस्थान की पुष्टि नहीं की होती तो लेलिन ने कभी भी यहां दोबारा कदम रखने की हिम्मत नहीं की होती। नाइटलेस सिटी के नजदीक एक क्षेत्र में लेलिन ने शहर में घुसपैठ करने से पहले अपने कई आध्यात्मिक रूप से बंधे हुए गुलामों को मिशन दिए थे। अब रैंक 2 वॉरलॉक के रूप में अपनी विधियों के साथ वह आध्यात्मिक बल संपीड़न तकनीक का उपयोग करके नियमित गार्डों की तो बात ही छोड़िए, एक साथ ही रैंक 2 मैगस से भी पता लगाने से बच सकता था। अपने कुछ जादुई क्रिस्टल खर्च करने के बाद उसने आसानी से वह जानकारी प्राप्त कर ली जिसकी उसे आवश्यकता थी। दक्षिणी तट पर सभी का ध्यान अभी भी इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान पर था। जहां तक नवीनतम और सबसे गर्म समाचार की बात है तो वह नवोन्नत रैंक 2 मैगस लेलिन का जन्म था। गुप्त विमान के द्वार को नष्ट करने और 2 रैंक 2 मैगस को मारने वाले व्यक्ति के रूप में लेलिन को पहले से ही अंधेरे और प्रकाश मैगी गठबंधनों के निशाने पर रखा गया था। यहां तक कि उससे संबंधित खतरे का स्तर भी सर्वोच्च स्तर का था। दक्षिणी तट पर रैंक 2 मैगस पहले से ही एक ताकत थी, जैसे कि एबिसल बोन फॉरेस्ट अकादमी के चेयरमैन साइली। यदि लेलिन अभी भी अकादमी में होता तो वह चेयरमैन के उत्तराधिकारी के लिए उथल पुथल में भी भाग ले सकता था। यद्यपि लेलिन को सही तौर पर वांछित के रूप में सूचीबद्ध किया गया था,
लेकिन कई संगठनों ने गुप्त रूप से उन्हें पद की पेशकश की थी और यहां तक कि प्रचुर लाभ का वादा भी किया था। हालांकि लेनिन ऐसे विचारों पर केवल हंसता था। उसने जो संसाधन चुराए थे वे रैंक 2 मैगस के रूप में उसके लिए पर्याप्त थे। इसके अलावा इस झंझट से बाहर आना आसान नहीं था। वह एक बार फिर ऐसी परेशानी भरी समस्याओं में उलझना नहीं चाहता था। उनकी जानकारी के अलावा जिस दूसरी खबर ने उनकी रुचि जगाई थी वह थी दक्षिणी तट के पश्चिमी भाग में फैली स्पिरिट प्लेग। कई सामान्य मानव साम्राज्यों में एक बहुत ही अजीब बीमारी फैल रही थी। जिन लोगों को ये रोग हो गया उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई, केवल इतना ही कि उनके चेहरे और कमर के क्षेत्र पर कई छोटे काले धब्बे दिखाई देते थे जो धीरे धीरे पतले हो जाते थे। 7 दिन बाद जब काले धब्बे बहुत बड़े हो जाते थे तो रोगी बिना आवाज किए मर जाता था। प्रकाश मागी की जांच के बाद पीड़ितों की आत्माएं बिना किसी निशान के गायब हो गईं। जहां तक ऐसे तरीकों की बात है तो वे प्राचीन आत्महत्या संप्रदाय द्वारा फैलाई गई आत्मा महामारी के समान ही थे। इस रोग की संक्रमण दर बहुत अधिक थी, जिसके कारण अब तक 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। यहां तक कि लाइट मैगी गठबंधन, जिसकी नज़र इटर्नल रिवर प्लेन्स के गुप्त विमान पर थी, ने इस मामले के लिए जांच प्रमुख के रूप में रैंक 2 मैगस को भेजा। उन्होंने जो सबसे उपयोगी जानकारी प्राप्त की थी वह ये थी कि जिन क्षेत्रों में संदूषण की दर सबसे अधिक थी वहां उन्होंने प्राचीन आत्महत्या संप्रदाय के भक्तों के अवशेष खोजे थे। जहां तक उनके नेता का प्रश्न है वह कोई और नहीं बल्कि गार्गामेल था।